तो हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दीजिए क्या आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तो फिर हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होगे, स्वस्थ होगे और एकदम मस्त होगे। और आज हमारे साथ अपने इस बैच की शुरुआत करने के लिए एकदम एक्साइटेड भी होगे। और क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं, ऑडियो वीडियो आपको क्लियर है? यस सर, गुड इवनिंग। क्लियर है, क्लियर है। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, राजपूत, शिवानी, प्रवीण, उमंग, जितने भी बच्चे हैं, सनी, डॉक्टर, उमंग सैनी, जो भी बच्चे हैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का स्वागत है आज की इस क्लास में। आप ही लोग देश के भविष्य हो और आप ही लोग जो है भविष्य के डॉक्टर्स हो। तो सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लास में जुड़ जाना है। क्लियर है, क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों, गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम सभी लोगों को। भाई साहब प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग थम्स अप कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो फिर हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो सभी बच्चों को हेलो। कोई बात नहीं बेटा, 11th जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो 12th में अभी अभी आए हैं, जिनको 12th में बेसिक से प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं आपकी आज दूर होने वाली हैं। आपको यहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ें जो आपको लगेंगी कि आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, वो आपके सोचने से पहले ही आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, आपके दिमाग में आने से पहले ही कोई डाउट, वो डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। हमारे साथ जब आप फिजिकल केमिस्ट्री में जुड़ेंगे, आप उस चीज की टेंशन मत लीजिए। भाटी भाटी भाटी, इधर आइए फटाफट। अबे जल्दी आना। अबे भाई, अबे कुछ दिक्कत है भाई, जल्दी आ तो। आवाज क्लियर नहीं है, अभी क्लियर है क्या? अभी आवाज क्लियर है ओए सभी को? भाटी आ तो सही। हाँ, जीरो टू हीरो बनाना है। ठीक है, जीरो टू हीरो बिल्कुल बनोगे। बस आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने टीचर्स पर भरोसा रखिए। आपको हमारे साथ पूरे साल भर मेहनत करनी है। जितनी चीज़ें आपको बताई जाएं, जितनी चीज़ें आपको सिखाई जाएं, सारी चीज़ें आपको रेगुलर वे में करते रहना है। और इतना ही कर लोगे तो आप जीरो से क्या, माइनस से भी हीरो तक का सफ़र तय कर लोगे। आपको अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। और अगर आपको अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास होगा तो आप दुनिया ज़रूर जीतोगे। और आपकी दुनिया क्या है? डॉक्टर बनना। तो आपका डॉक्टर बनने का जो सपना है, वो आपकी मेहनत ही आपको पूरा करा सकती है। और आपकी मेहनत के साथ साथ हमारा जो मार्गदर्शन है, हमारी जो मेहनत है, हम लोग आपके लिए पूरा मेहनत करते हैं। ठीक है, आपके लिए जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट, सारा चीज़ें आपको दी जाएंगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई भी चीज़ 1% कम मिल रही है। आपको सारी चीज़ें रेगुलर वे में, सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से मिलती रहेंगी। बस आपको क्या करना है? मन लगाकर पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, आपको जितना आपके नीट का लेवल है उससे एक लेवल अप ही पढ़ाया जाएगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा भी पेपर में ऊपर नीचे हुआ, तब भी आप क्या कर लो? सॉल्व कर लो। बिल्कुल अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल एकदम। ठीक है, सर तो अच्छे ही हैं, हम भी बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाएंगे, उनकी ही तरह पढ़ाएंगे। परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार क्लास करिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चर उतारने हैं क्या? बिल्कुल बेटा, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनानी है। 10 मिनट की छोटी सी बात करते हैं। आप सभी जो है बैच में आ चुके हैं, आप सभी को वीडियो क्लियर है, ऑडियो क्लियर है। हाँ बेटा मेघा, आपका हमने नाम भी ले लिया। ठीक है, आपको नोट्स क्लास में भी मिलेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लास में नोट्स मिलेगी, उसके अलावा आपको बनाने भी हैं। ठीक है, तो एक बार 10 मिनट की छोटी सी बातें कर लेते हैं हम लोग। लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं, आपको साल भर हमारे साथ क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग 10 मिनट के अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद जल्दी से अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आप बेटा ग्रामीण हो, शहरी हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे जिस परिवेश से हो,
आप बिल्कुल ये समझिए यहाँ पर आपको जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा, आपको केवल आपकी मेहनत पर भरोसा करना है कि सर हम मेहनत करेंगे। आज आप हमारे साथ रिपीट करिए कि सर हम आपके साथ मेहनत करेंगे और जितना आप कहेंगे हम सारी चीज़ें करेंगे, और इतना अगर आप करते हैं तो बेटा सफलता आपके कदमों में जरूर आ जाएगी। आप डॉक्टर बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे क्लास में, सारी चीज़ें होंगी। तो आइए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और उसके बाद फिर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। 11th क्लास जिनको वो है, वो सारी चीज़ें क्या हैं बेसिक से आप समझिए, आप पीछे का भी कवर करते रहिए। और यहाँ पर आपको इतनी बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी कि अगर आपको 11th क्लास में डाउट है तो जो भी यहाँ पे चीज़ें आपको 11th क्लास की मिलेंगी वो सारी चीज़ें अलग से बता दी जाएंगी, क्लास में ही सारी चीज़ें सॉल्व करा जाएंगी। अगर 11th क्लास का कोई भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो सारी चीज़ें आपको जीरो से हम बता देंगे, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्लास कितने क्वेश्चन कराए जाएंगे, हर टॉपिक के जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे सारे करा दिए जाएंगे। एक टॉपिक के ऊपर जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं कोशिश रहेगी पूरे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। उसके बाद आपको डीपीपी में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो फिर आप भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो आपके और हमारे दोनों के मिले जुले कार्य से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो गुड इवनिंग सभी को, एक बार आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है ना, आपको करना क्या है, ठीक है। तो आपका क्या काम है, आपका क्या काम है, देखिए। तो आपका सबसे पहला काम है सर नोट्स क्लास में बनाएंगे, नोट्स क्लास में बनाएंगे, है ना। साथ साथ लेक्चर्स के साथ साथ सर आप जो भी बताएंगे क्या सारी चीजें क्लास के साथ साथ करेंगे, बिल्कुल। आप अपनी नोट्स खुद अपने हाथों से सुंदर सुंदर लिखावट में बनाएंगे। उस अपनी नोट्स बनाने के फायदे बहुत ही अच्छे होते हैं। आपने जब एक बार कोई चीज लिख ली है तो वो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फीड हो जाती है। आप खुद भी गौर करोगे तो आप कभी ये चीज ध्यान देना कि जब आप कोई चीज केवल पढ़कर छोड़ देते हो और जब आप कोई चीज लिख कर पढ़ते हो तो दोनों में जो लिख कर पढ़ी हुई चीज होती है वो आपको ज्यादा समय तक याद रहती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं तो हमारा हाथ उन चीजों को ऑटोमेटिक लिख देता है। क्यों? क्योंकि हमने उन चीजों की प्रैक्टिस कर रखी है, हमने उन चीजों को लिख रखा है, तो दिमाग में ऑटोमेटिक फीड है। तो कभी कभी यहां से यहां तक चीजें नहीं आती लेकिन हाथ उन चीजों को रिकॉल कर देता है। दिमाग कहता है हाथ से भैया तुमने ऐसा किया था, तो लिख देते हैं। तो पढ़ी हुई चीजों की बजाय लिख कर पढ़ी गई चीजें जो होती हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो नोट्स लेक्चर के साथ साथ बनाते जाओगे तो आपके दिमाग में चीजें ऑटोमेटिक फीड होती जाएंगी। पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा क्या है कि सर जब हम रिवीजन करते हैं ना तो उसका हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जब हम नोट्स अपने हाथों से बनाए रखते हैं, सारी चीजें लिख कर रखे होते हैं, तो जब हम उसको नोट्स बनाते हैं तो उससे रिवीजन करने में क्या होता है, हमें बहुत फायदा मिलता है। आसानी से रिवीजन हो जाता है और रिवीजन के समय कोई समस्या नहीं होती, सारी चीजें समझ में आती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब देखो होता क्या है, जैसे हम भी यहाँ पे पढ़ाएंगे, नोट्स आपको सारी क्लास की मिल जाएंगी, लेकिन कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स क्लास में बोल देते हैं लेकिन वो बोर्ड पर नहीं लिखा होता। तो वो चीज़ें जब आप अपने से क्लास में नोट्स बनाते रहोगे तो उन छोटी छोटी चीज़ों को अपने से नोट कर लोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए क्लास के साथ नोट्स बनानी है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो क्लास के दौरान हम बोर्ड पर नहीं लिख पाए लेकिन बोल दिए, और वो लिखी हुई बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, छोटी बात होती है लेकिन बहुत मोटी बात होती है जो आपके लिए फायदेमंद होती है, उन चीज़ों को भी आप नोट्स में ऐड करते जाइए। तो एट लास्ट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छी नोट्स होगी जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो पहली चीज तो नोट्स क्लास में बनाएंगे, लेक्चर के साथ साथ करेंगे। दूसरी चीज सर, आपको जो डेली डीपीपी मिलेगी, डीपीपी जिनको नहीं पता उनको भाई डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना, ये पेपर्स भी आप कह सकते हो, तो क्लास के तुरंत बाद करेंगे। आपका काम क्या है? क्लास के तुरंत बाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सर हमने क्लास कर ली, 1.5 घंटा पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आराम फरमा लें, फिर रात में आराम से करेंगे। अब पता चला दूसरे सब्जेक्ट की क्लास किए, उसकी भी डीपीपी छोड़े और रात में कहे यार अब तो बहुत थक गए, अब एक काम करते हैं सो जाते हैं, कल करेंगे।
तो जब कल पर डाल दोगे तो भैया कल वाला काम बचेगा, परसों पर डाल दोगे, परसों वाला काम नरसों पर डाल दोगे, तो ऐसे ही होता जाएगा और तुम्हारा जो है कंटेंट इकट्ठा होता जाएगा। तो जो तुमने डेली का काम छोड़ दिया, अब वो हफ्ते के लास्ट में एक साथ हो गया और फिर वो इतना बर्डन हो गया कि डेली का काम भी करना है, बचा हुआ काम भी करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी चीजें इकट्ठा होती जाएंगी, बैकलॉग क्रिएट होते जाएंगे, जिससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी खुद के लिए ही। तीसरी चीज, सर आप होमवर्क देंगे और हम होमवर्क डेली का डेली निपटाएंगे, और होमवर्क करने के बाद अगर डाउट आता है तो डाउट भी पूछ लेंगे। और आप सभी को पता है डाउट पूछना कैसे है, तो डाउट भी पूछ लेंगे और आपको डाउट का समाधान तुरंत मिल जाएगा कुछ समय के अंदर ही। और उसके अलावा आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब आपको एनसीईआरटी, क्योंकि भाई साहब आपको तो बोर्ड्स भी देखना है, तो आपको एनसीईआरटी की बुक जरूर से पढ़नी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी जरूर से करने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको करनी है बस। और इसके अलावा सर आप जो बात बताएंगे, टीचर्स जो बात बताएं एज इट इज फॉलो करना है। टीचर्स जो भी बात बताएं उसको एज इट इज फॉलो करना है, बस इतना काम करना है, फॉलो करना है। और अगर आप इतना कर लेते हो तो इतना करते ही आपके लिए सारी समस्याएं दूर, सारी समस्याएं दूर, और आप आसानी से चीजों को कवर अप कर लोगे और आपके लिए सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो 3 चीजें कर, ये इतना काम आपको करना है, ठीक है, डेली। और इसके साथ साथ आपको 2 ही चीजें बोलेंगे, जल्दी से अपनी बात खत्म करेंगे और फिर टॉपिक शुरू करेंगे पढ़ाई वाला। रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, प्लस अनुशासन बनाए रखना है जीवन में। जीवन में अनुशासन से मतलब सर क्या है, देखो बेटा, अब आप बोर्ड्स में हो और बोर्ड्स के साथ आप नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके अलावा कुछ बच्चों का 11th का भी बैकलॉग होगा, तो 11th भी पढ़ना है। तो अनुशासन का मतलब क्या है कि अपने जीवन में जो फालतू की चीजें हैं, जैसे फोन यूज करना, घूमना टहलना, थोड़ा बहुत चल जाएगा। अगर आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10-15 मिनट फोन चला लिए, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट घूम टहल लिए, इतना कर लो। लेकिन उसके अलावा ये चीजें एकदम से अभी साल भर के लिए स्टॉप करनी होंगी। करना क्या होगा, अच्छे से सो, समय से सो, ऐसा नहीं कि फोन के चक्कर में रात रात भर जाग रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो। ठीक है, क्लासेस करो फोन पर, फोन का यूज केवल क्लास करने के लिए करो, 10-15 मिनट कुछ एंटरटेनमेंट कर लिए, नहीं तो फोन साइड में रख दो, अपनी नोट से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो समय से सो, समय से उठो, अच्छा खाना खाओ, इससे क्या होगा, तुम्हारी सेहत बनी रहेगी, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और अच्छे से सफलता पाने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए साल भर आपका स्वस्थ रहना जरूरी है, क्योंकि भैया स्वस्थ रहोगे तभी तो पढ़ पाओगे। 2 दिन बीमार पड़ गए तो 4 दिन का बैकलॉग हो जाएगा, और बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में करंट की चीजें छूटती जाएंगी। स्कूल का काम अलग है, कोचिंग का काम अलग है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम अलग है, तो इकट्ठा सारी चीजें तैयार होंगी तो प्रेशराइज्ड हो जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे। इसलिए अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छे से उठो, सेहतमंद बने रहो, अनुशासन लाओ जीवन में, अनुशासन पूरा जीवन ही अनुशासन में ले आओ, तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जो आप 100% मेहनत है
तो क्या अभी सभी बच्चों को आवाज आ रही, क्या अभी वॉइस क्लियर है? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दें। अभी वॉइस क्लियर है, सही है, वॉइस नहीं आ रही? अभी आ गई क्या? अभी वॉइस आ गई? आ गई, ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई साहब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग लेकर कैसे चलेंगे, है ना? सब्जेक्ट कैसे करेंगे सर, आप कैसे सब्जेक्ट कवर करेंगे, सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे? तो सब्जेक्ट जो है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का कैसे पढ़ेंगे? तो भाई साहब देखिए, आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है सारी चीजें डिस्कस होंगी, सारी चीजें क्लास में बताई जाएंगी, क्योंकि आपका 12th के साथ बोर्ड है ना? तो 12th के लिए जितनी चीजें हैं सारी चीजें जरूरी हैं, सारी चीजें कराई जाएंगी। उसके अलावा नीट के क्वेश्चन भर भर के कराए जाएंगे, जितना आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से कराए जाएंगे। तो आपको कल क्या करनी है, अपनी नोट्स अच्छे से बनानी है। एक थ्योरी की नोट्स बना लो, क्लास में जो क्वेश्चन हो रहे हैं थ्योरी की नोट्स बना लो, थ्योरी प्लस क्लासरूम में क्वेश्चंस जो हो रहे हैं उनकी एक नोट्स बना लो, और डीपीपी हो गई, होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो गए, इन सब की आप एक नोट्स बना लो, और बस इतना ही आपको करना है, बाकी सारी चीजें आपके लिए बढ़िया बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर ये बातें हमारी खत्म हो गई। डिसिप्लिन में रहो, बहाना मत बनाओ। बहाना अपने आप से बनाया गया सबसे बड़ा क्या होता है, झूठ होता है, वो आपको पता ही है। ईमानदारी से पढ़ो, इतना काम करो। और अब हम लोग चलते हैं अपने, ठीक है बेटा, नीट की तैयारी होती है यहाँ पे, और नीट का सारा कंटेंट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा, तो आप परेशान मत होइए। नीट लेवल के सारे क्वेश्चन आपसे होंगे, और एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है, और आपको पढ़ने के बाद खुद एहसास होगा कि हाँ, हमारे लिए सारी चीजें बढ़िया हो रही हैं। हम आपके लिए पूरा 200% मेहनत करेंगे। आपको हमारे ऊपर विश्वास रख के अपना भी 100% देना है। इतना कर लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार क्लास करते हैं, सारी चीजें 1 बाय 1 देखते हैं, और सारी चीजें बेहतरीन होने वाली हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले बेटा, वो हमारा 12th का पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का विलेन चैप्टर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें सारी चीजें बहुत ही प्यार से आप समझ जाओगे। बस हमारे साथ सारी चीजें क्या करते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। बिल्कुल डेली क्लास आएंगी। तो भाई, हमारा नाम है अजय कुमार, और हम आपके इस बैच में लेने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस, आज की क्लास जो है वो यूट्यूब पर है। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो ऐप पर मिलने वाली हैं। ठीक है, हाँ, तो अगर आप हमारे साथ लग कर मेहनत करते हो, सारी चीजें करते हो, तो आप इस साल बहुत अच्छी रैंक के साथ नीट लेकर आओगे। आपके जो भी टीचर्स हैं उनके साथ आप मेहनत करते जाइए। टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं, जितना कह रहे हैं उतना करते जाइए। आप बहुत अच्छे रैंक के साथ नीट में सिलेक्शन लोगे। इसलिए आप केवल एक काम है कि शांति से बैठ के पढ़ो, टीचर्स जितना कहें उतना करो, और अपना मेहनत करते जाओ। ठीक, चलो। तो विलियन का परिचय अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर विलियन चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्या है। क्योंकि भाई डेली अगर हम लाइफ में देखें तो हम लोग बहुत कम ही ऐसी चीजें हैं जो शुद्ध रूप में यूज करते हैं। हर चीज में आज के समय में मिलावट है, तो हम लोग ज्यादातर चीजें क्या करते हैं, मिश्रण के रूप में यूज करते हैं। डेली लाइफ में जो भी चीजें होती हैं, डेली लाइफ में हम लोग जो भी चीजें यूज करते हैं, वो ज्यादातर चीजें क्या होती हैं बेटा, वो ज्यादातर चीजें मिश्रण के रूप में ही यूज करते हैं। तो विलयन भी एक प्रकार का क्या होता है, मिश्रण होता है। और एक कैसा मिश्रण होता है, तो चलिए सर, अगर हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो सर मिश्रण जो है, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर, एक होते हैं समांगी मिश्रण। कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण। और एक होते हैं हमारे पास विषमांगी मिश्रण। तो सर विलयन इनमें से कौन सा मिश्रण है, बिल्कुल बेसिक सी बातें, बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखना संभव ना हो। क्यों संभव ना हो, क्योंकि वो एक समान रूप से संगठित हो जाते हैं। वो एक समान रूप से क्या करते हैं, प्रावस्था बना लेते हैं। तो जब पदार्थों को एक साथ मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं होता है, क्योंकि वो एक समान रूप से क्या हो जाते हैं, पूरे विलयन में वितरित हो जाते हैं मिश्रण में, तो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे पानी में चीनी घोल दो,
तो पानी में चीनी घुल जाएगी तो उसे अलग से देखना संभव नहीं है। पानी में नमक मिला दिया तो नमक घुलने के बाद उसको अलग से देखना संभव नहीं है। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जब पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखना संभव नहीं होता है तो बेटा उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जब पदार्थों को मिलाने के बाद उन्हें अलग अलग देखा जा सके, जैसे पानी में बालू मिला दो, पानी में मिट्टी मिला दो, है ना, तो ये क्या होते हैं? ये बनाते हैं विषमांगी मिश्रण। तो सर हमारा विलयन कौन सा है और इसमें हम कौन सा विलयन पढ़ने जा रहे हैं? तो हमारा जो विलयन है वो विलयन कैसा होता है बेटा? समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण। तो अगर हम विलयन की बात करें तो दो या अधिक पदार्थों के, ध्यान से समझिएगा, दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं भाई साहब? मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कौन से विलयन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं वास्तविक विलयन की। किसकी बात कर रहे हैं? वास्तविक विलयन की। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कोलाइडी विलयन कैसा होता है, तो जो विषमांगी होते हैं कोलाइडी विलयन इसमें आते हैं। जो कोलाइड होते हैं कोलाइड विषमांगी होते हैं। कैसे होते हैं? विषमांगी। आपके लास्ट में एक टॉपिक है पृष्ठ रसायन, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वास्तविक विलयन। और वास्तविक विलयन क्या होते हैं? वास्तविक विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। वास्तविक विलयन कैसे होते हैं बेटा? समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन कहते हैं। और इसकी प्रावस्था सदैव एक होती है। इसकी प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। भाई साहब किसकी प्रावस्था का मान सदैव एक होता है? जो आपका विलयन है, विलयन की प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। कल से वीडियो यूट्यूब पर नहीं, कल से ऐप पर रहेगा। ठीक है भाई, चलिए। तो यहां पर जो है आप ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्रावस्था एक का मतलब क्या है? देखो, जब अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित पदार्थों को मिलाने के बाद सबकी भौतिक अवस्था समान हो जाए तो हम बोलते हैं प्रावस्था का मान एक है। जैसे जैसे ध्यान से समझिएगा, जब अलग अलग पदार्थों को मिलाने के बाद, अलग अलग, बिल्कुल बेटा धीमे धीमे ही पढ़ा रहे हैं, आराम से ही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक एक बात सुनते जाइए। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन की प्रावस्था का मान एक होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर विलयन की प्रावस्था एक का मतलब क्या है? तो प्रावस्था एक का मतलब समझिएगा, जैसे हमने कहा कि भैया चीनी है, नमक है और पानी है ना। चीनी किस अवस्था में था भाई साहब? ठोस अवस्था में। नमक किस अवस्था में है भाई साहब? ठोस अवस्था में। पानी किस अवस्था में है? ये आपकी द्रव अवस्था में है। जब तीनों को मिला दिया, जब तीनों को मिला दिया तो तीनों को मिलाने के बाद बेटा जो हमारे पास अंतिम अवस्था दिख रही है, तीनों को मिलाने के बाद जो अंतिम विलयन बन रहा है उसमें केवल एक ही अवस्था दिख रही है। और वो अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था। अंतिम में केवल एक अवस्था दिख रही है, कौन सी? द्रव अवस्था। हमने ठोस अवस्था और ये ठोस अवस्था में उपस्थित पदार्थ को द्रव अवस्था मिलाया। दो अलग अलग भौतिक अवस्थाओं वाले पदार्थों को मिलाने पर जब मिल गए, ये घुल गए, तो अंतिम में केवल एक अवस्था दिखाई दे रही, तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब? प्रावस्था का मान एक है। प्रावस्था क्या हो गई? एक हो गई। अब मान लो यहीं पर आप क्या कर देते, मान लो यहीं पर आप क्या कर देते भाई साहब? आप ले लेते बालू। क्या ले लेते? बालू। और आप ले लेते पानी। तो भैया बालू था ठोस, पानी है द्रव। पानी कैसा है? पानी है द्रव। और अगर इन दोनों को मिलाया, और अगर इन दोनों को मिलाया तो भैया ये जो विलयन आपका, ये जो मिश्रण आपका बन रहा है, इस मिश्रण में ये पानी तो ऊपर रह गया और आपका ये जो बालू के कण है, ये बालू के कण कुछ इस तरह से नीचे अलग दिखाई देंगे। तो इस मिश्रण में आपकी ठोस अवस्था भी अलग दिख रही है
और आपकी द्रवावस्था भी अलग दिख रही है। तो कितनी भौतिक अवस्थाएं दिख रही हैं बेटा? भौतिक अवस्थाएं दिख रही हैं 2। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर जो प्रावस्था है, जो अवस्थाएं दिख रही हैं, वो अवस्थाएं कितनी हैं? 2 दिख रही हैं। कितनी अवस्थाएं दिख रही हैं? 2 अवस्थाएं। तो प्रावस्था का सिंपल सा मतलब है हम जितनी अलग अलग अवस्थाओं को देख पा रहे हैं। प्रावस्था का सिंपल से क्या मतलब है? हम जितनी अलग अलग अवस्थाएं देख पा रहे हैं वो प्रावस्था का मान हो जाएगा। तो यहां इन सबको मिलाने के बाद केवल एक अवस्था दिख रही है तो प्रावस्था 1 हो गई। यहां पर 2 अलग अलग अवस्थाएं देख पा रहे हैं, नीचे बालू बैठा है, ऊपर पानी है, दोनों अवस्थाएं देख पा रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? प्रावस्था का मान 2 हो जाएगा। तो विलयन जो होता है, विलयन के लिए प्रावस्था का मान सदैव कितना होता है? 1, क्योंकि विलयन संपूर्ण रूप से एक समान होता है। विलयन बता तो दिए बेटा प्रावस्था क्या है। आप जितनी अवस्थाएं देख पा रहे हैं वो प्रावस्था का मान। RDX बेटा आप जितनी अलग अलग अवस्थाएं देख पा रहे हैं प्रावस्था का मान। आपको यहां इन सबको मिलाने के बाद केवल एक अवस्था दिख रही, प्रावस्था 1। यहां पर आप इनको मिलाने के बाद 2 अलग अलग अवस्थाएं देख पा रहे हैं, प्रावस्था 2। मान लो हमने इसको मिलाया, ये हमने रिमोट ले लिया और ये मान लो ये कुछ और है, तीनों को मिला दिया। अब तीनों पदार्थ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, है ना? तीनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये भी अलग दिख रहा, ये भी अलग दिख रहा है। तो इस मिश्रण के लिए प्रावस्था 3 हो गई। 3 अलग अलग चीजें यहां पे दिखाई दे रही। ठीक है, बोलो क्लियर है ये बातें? क्या ये बातें क्लियर हैं? तो पहली चीज तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और विलयन क्योंकि संपूर्ण रूप से समान रूप से एक होता है, एक समान रूप से विलयन में सारे कण वितरित होते हैं, तो इसीलिए उसकी प्रावस्था का मान भी 1 होता है। बेटा अभी तो क्लास शुरू हुई है, पहले क्लास पढ़ लो, फिर पता चल जाएगा कब खत्म होगी। पहले क्लास में आते ही तो आप लोग को क्लास खत्म होने का इंतजार है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पढ़ लो बेटा पहले मन लगाकर, ठीक है? अभी तो एक टॉपिक भी कवर नहीं हुआ। तो इतनी बात समझ गए, विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। ओके बेटा ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं विलयन के गुणों की, विलयन के गुणों की। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं विलयन के क्या गुण होते हैं। तो पहला है भाई, हमने क्या कहा? विलयन संपूर्ण रूप से एक समान होता है। यह विलयन का संघटन, विलयन का संघटन जो होता है एक समान होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि यह एकल प्रावस्था तंत्र है। क्या कह सकते हैं बेटा? यह एकल प्रावस्था तंत्र है। मतलब वही हमने जो कहा कि इसकी प्रावस्था का मान 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि विलयन के अंदर सभी पदार्थ एक समान रूप से घुले हुए हैं, तो पूरा विलयन एक जैसा है, तो एकल प्रावस्था तंत्र है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 1 गिलास पानी लिया और इस 1 गिलास पानी में आपने चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी मिला दी। तो जब आपने चीनी मिलाई तो ऐसा घुलने के बाद जब हमने ये शरबत हमारा बना तो इस शरबत में ये ऊपर का पार्ट ज्यादा मीठा लगा और नीचे पीने पर कम मीठा लग रहा, या नीचे का पार्ट ज्यादा मीठा लगा ऊपर का पार्ट कम मीठा, ऐसा नहीं होता है। चीनी पूरे विलयन में एक समान रूप से घुली होती है। जितना ऊपर मिठास होगी उतना नीचे मिठास होगी, है ना? संगठन का मतलब है कॉम्पोजिशन, जिनसे वो मिलकर बना है उनका संगठन का मतलब है उसके अवयवी पदार्थ। संगठन मतलब कॉम्पोजिशन, मतलब अवयवी पदार्थ उसमें किस प्रकार से घुले हुए। संगठन का मतलब होता है जिनसे मिलकर बना होता है। अवयवी कण जानते हो, कंपोनेंट्स जानते हैं आप, मतलब जिनसे वो मिलकर बना होता है वो पूरे एक समान रूप से फैले। जैसे शरबत है तो शरबत के अवयवी कण क्या है? पानी उसका अवयवी कण है, अवयव है। चीनी उसका अवयव है, नमक उसका अवयव है। अब इन तीनों को मिला दो, अगर ये तीनों एक समान रूप से हो गए तो हम बोलेंगे संगठन, मतलब उनका जो कॉम्पोजिशन है वो समान है ना? ये चीज। तो इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है। लो भाई साहब, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, खुश। ये इसकी इंग्लिश हो गई। तो पहला तो ये हो गया भाई। दूसरा देखिए, पहली चीज समझ में आई, विलयन एक समान होता है। दूसरा, विलयन अपने अवयवों के गुणों को दर्शाता है।
और क्या बात है, विलयन अपने अवयवों के गुणों को दर्शाता है, अवयवों के गुणों को दर्शाता है। सर इसका मतलब क्या है, सर थोड़ा सा इसका मतलब तो बताइए। बिल्कुल भाई साहब, इसका मतलब समझिए। जैसे हमने कहा कि शरबत एक विलयन है, तो शरबत में पानी है, शरबत में चीनी है, शरबत में नमक है, और अगर और स्वाद लेना है तो उसमें हमने नींबू भी मिला दिया। ठीक है सर। अब जब इन सब चीजों को घोल दोगे, इन सब चीजों को मिला दोगे, तो जब शरबत पीते हो, शरबत जो कि हमारा एक विलयन है, तो जब शरबत पिएंगे तो शरबत में चीनी की मिठास भी होगी, नमक का भी स्वाद होगा, और नींबू जो मिलाए उसका भी स्वाद होगा। मतलब विलयन में जो जो चीज मिलाई गई है, विलयन में उन सभी का गुण है। चीनी मिलाई गई तो मिठास भी है, नमक मिलाया गया स्वाद अनुसार तो उसका भी गुण है, और नींबू मिलाया गया तो भैया नींबू का भी टेस्ट आ रहा। अब मजा आ गई शरबत पी के गर्मी के मौसम में। क्या बात है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, विलयन अपने अवयवों के गुणों को दर्शाता है। विलयन में जो जो चीजें उपस्थित होंगी उनके गुणों को दर्शाएगा। क्या इतनी पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं बड़े ध्यान से। अगला पॉइंट समझते हैं बड़े ध्यान से। विलयन के अवयवों को, विलयन के अवयवों को सामान्य विधि से अलग नहीं किया जा सकता, विधि से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब बेटा यह है कि जैसे मान लो आपने पानी में चीनी घोला, अब तुमको क्या मन है कि भैया हम पानी से चीनी को अलग करेंगे, हमको मीठा नहीं पीना है, तो क्या करो, छन्नी लगाओ और उसको छान दो, चीनी अलग पानी अलग, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो विलयन के अवयवों को सामान्य रूप से छान कर अलग नहीं किया जा सकता, है ना। सामान्य रूप से छान कर अलग नहीं किया जा सकता। पानी में चीनी मिली है, नमक मिला है, सोचो छान दें और चीनी नमक अलग हो जाए, तो चीनी और नमक अलग। हाँ बिल्कुल बेटा, साथ में नोट करते चलिए, समझते चलिए, नोट करते चलिए, नोट्स अपनी बनाते चलिए। बेटा सब बच्चे देख सकते हैं, हिंदी माध्यम के जो भी बच्चे सब देख सकते हैं। अगर आपका टारगेट डॉक्टर बनना है, अगर आप डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो सभी बच्चे ये क्लास देख सकते हैं। ये आज की क्लास यूट्यूब पर है, और ये जो बैच है यह लक्ष्य नीट 2.0 हिंदी मीडियम 2026 बैच। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कल से जो इसकी क्लासेस होंगी वो आपको ऐप पर मिलने लगेंगी। आज की ये क्लास जो है वो फ्री है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, चलिए। तो विलयन के अवयवों को समान रूप से छानकर या समान विधि से अलग नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विलयन के गुण निश्चित नहीं होते, बल्कि निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि संगठन में परिवर्तन के साथ, संगठन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। संगठन की जगह आप सांद्रता भी कह सकते हो, परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो विलयन के जो गुण है वो निश्चित नहीं होते, बल्कि संगठन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। सर अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे तेजाब है, आप लोग घरों में यूज करते होंगे, जो ग्रामीण परिवेश से लोग हैं वो आज भी साफ सफाई के लिए तेजाब की बोतल आती सफेद कलर की, 20 रुपए 30 रुपए की, उसको यूज करते होंगे। तो अगर जैसे तेजाब है या अम्ल है H2SO4, जो लैब वाले स्कूल वाले बच्चे जो गए हैं, लैब गए होंगे, तो लैब में आपको H2SO4 मिला होगा। तो अगर H2SO4 की सांद्रता, मान लो हम 2 ले लेते हैं, H2SO4 का ही विलयन ले लेते हैं, H2SO4 का विलयन क्या ले लेते हैं भाई? H2SO4 का विलयन ले लेते हैं। अब हमारे पास यहां पर H2SO4 के 2 विलयन है। कितने विलयन है सर? H2SO4 कट जाओ भाई साहब, H2SO4 के 2 विलयन है। एक हमारे पास जो विलयन है, ये विलयन हमारे पास, इसकी सांद्रता मान लो 90% सांद्र है। कैसा है? 90% सांद्रता है, मतलब इसमें 90 ml H2SO4 है और 10 ml ही पानी है। और हमारे पास एक
और H2SO4 का ही विलयन है, उसी पदार्थ का विलयन है, लेकिन ये 20% सांद्र ही है। इसकी सांद्रता 20% है, मतलब इसमें 20 ml ही H2SO4 है और इसमें मान लो 90 ml H2SO4। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखो H2SO4 की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर ये हमारी त्वचा पे गलती से गिर जाए तो ये वाला विलयन जो है ये हमारी त्वचा को क्या कर देगा, जला देगा। मतलब इस विलयन की ज्वलनशीलता का गुण क्या है, ज्यादा है, ये हमारी त्वचा को क्या करेगा, जला देगा। जबकि ये 20% सांद्रता वाला H2SO4 गिर जाएगा तो ये बहुत ज्यादा स्किन पर इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ये वाला तुरंत क्या कर देगा, जला देगा। तो जब सांद्रता परिवर्तित हुई, संघटन परिवर्तित हुआ। संघटन का मतलब समझ में आया, अवयव की मात्रा बढ़ा दी। इसमें पानी में 90 ग्राम या 90 ml H2SO4 है, यहां पर क्या है 20 ग्राम H2SO4 या 20 ml H2SO4 ही है। मतलब क्या है कि संघटन परिवर्तित कब हुआ, जब उसके अवयव की मात्रा बढ़ा दी। तो अवयव की मात्रा बढ़ाई तो संघटन बदल गया, सांद्रता बदल गई। तो जब सांद्रता परिवर्तन, संघटन कह लो या सांद्रता कह लो, कि जब विलयन के संघटन या विलयन की सांद्रता में परिवर्तन होता है तो उसके गुण भी बदलते रहते हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे कि H2SO4 का विलयन है तो वो हमेशा निश्चित गुण दर्शाएगा, नहीं। H2SO4 के विलयन की सांद्रता बदल दो, उसका गुण भी बदल जाएगा। उसको आप सांद्रता बदलो, संघटन बदलो तो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपका गुण बदल जाएगा। यहां पे इस विलयन का घनत्व भी अलग होगा, इसका घनत्व भी अलग, दोनों का घनत्व भी अलग होगा, है ना। तो इन सभी विलयनों के गुणों में परिवर्तन हो जाएगा कब, जब सांद्रता बदल जाएगी या संघटन बदल जाएगा। बोलो क्या इतनी बातें सभी को समझ में आती हैं, क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गई। तो विलयन के क्या क्या गुण हैं, विलयन का संगठन एक समान होता है, अर्थात ये एकल प्रावस्था तंत्र है, मतलब इसका प्रावस्था का मान सदैव एक होता है। दूसरा बेटा सांद्रता, अभी हम लोग सीखेंगे सांद्रता का मतलब क्या होता है, ठीक है। सांद्रता का मतलब क्या होता है अभी इसी में सीखेंगे। अभी ये समझो कि जब हम पानी में कोई पदार्थ मिलाए, विलायक में विलेय मिलाए, तो विलेय ज्यादा है तो सांद्रता ज्यादा है, विलेय कम है तो सांद्रता कम है। सांद्रता को आप रिलेट कर सकते हो गाढ़ापन से। कोई विलयन गाढ़ा है तो उसकी सांद्रता ज्यादा है, कोई विलयन हल्का है, पतला है तो उसकी सांद्रता कम है। अभी के लिए इतना समझो, इसके बाद हम लोग सांद्रता भी सीखेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे कि सांद्रता क्या है। तो अभी के लिए इतना समझो, जो गाढ़ा विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा, जो पतला हल्का विलयन है उसकी सांद्रता कम। तो सांद्रता का मतलब गाढ़ापन। विलयन की प्रावस्था एक होती है, पूरे विलयन एक समान रूप से होता है। दूसरा, विलयन अपने अवयवों के गुणों को दर्शाता है। चीनी मिलाएंगे मीठा होगा, नमक मिलाएंगे उसका स्वाद आएगा, नींबू मिलाएंगे उसका स्वाद आएगा। और किसी को और मजा लेने का है, सर रूह अफ़ज़ा मिला दें क्या, मिला लो बेटा। लाल वाला मिला दें क्या, मिला लो बेटा। लाल वाला रूह अफ़ज़ा मिलाओगे, लाल वाले का टेस्ट आएगा, है ना। अवयव का मतलब उसके कंपोनेंट्स, मतलब अवयव का मतलब होता है वो जिनसे मिलकर बना हो। अवयव का मतलब वो जिनसे मिलकर बना हो। जैसे शरबत किससे मिला, पानी से, चीनी से, नमक से। तो शरबत के अवयव कौन हो गए, पानी है, चीनी है, नमक है, ये सब शरबत के अवयव हो गए। अवयव मतलब जिनसे मिलकर बना हुआ, उसके जो भाग हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और विलयन के अवयवों को समान विधि से अलग नहीं किया जा सकता। पता चला पानी में चीनी मिलाए, छन्नी लगाए, कैसे सर ये देखिए छन्नी लगाती, पानी अलग चीनी अलग, ऐसा नहीं होता है। विलयन के गुण निश्चित नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, सांद्रता या संगठन बदलने पर बदल जाते हैं। जैसे H2SO4 का विलयन है तो जरूरी नहीं कि H2SO4 का कोई विलयन है तो उसके गुण हमेशा समान ही हो। संगठन बदलेगा, गुण भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्लियर है। तो ये आपकी बात हो गई किसकी बेटा, ये विलयनों के गुणों की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, विलयन के गुणों की बात हो गई। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आती हैं। चलिए तो अब थोड़ा सा हम लोग इसके आगे की बात करते हैं। ये तो विलयन के गुणों की बात हो गई। इतनी बातें सभी को क्लियर हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दो, हाँ सर क्लियर है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ऐप पर बेटा आज की जो क्लास है वो यूट्यूब पर ही है। कल से आपको जो क्लासेस नेक्स्ट क्लास होगी वो ऐप पर आपको मिलने लगेगी विधिवत तरीके से। तो परेशान मत होइए, आज की क्लास यूट्यूब पर कर लीजिए और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो फिर आपको ऐप पर मिलने लगेगी। ठीक है, क्लियर है, ओके क्लियर है। चलिए
तो बेटा आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हो, 12th में आ गए हो और होशियार भी हो गए हो। तो बस इसी बात पे हम लोग क्या करते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं और बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं विलयन के भाग। तो विलयन के कितने भाग होते हैं? तो बेटा विलयन के 2 भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। सर कौन कौन से? विलयन मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है, 2 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सर विलेय, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा हमारा होता है विलायक, जिसको अपन लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। सर मजा आ गया। अब इनके बारे में भी बता दीजिए कि ये दोनों कौन है। पूछिए विलेय से, आप पूछ लीजिए कि विलेय भैया आप कौन, विलायक भैया आप कौन, देखो बताते हैं क्या? नहीं बताएंगे अपना परिचय तो हम इनका परिचय देते हैं। तो बेसिकली विलयन के 2 भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं विलेय और एक को हम बोलते हैं विलायक। अब ये विलेय क्या होता है सर, और ये विलायक क्या होता है, थोड़ा इनकी कहानी भी तो समझाइए, है ना। आई एम परिश्रमी हिंदी मीडियम से, ओके। तो ये समझिएगा कि विलेय क्या है और सर विलायक क्या है। अगर आप जल्दी से बता दे तो आनंद ही आनंद आ जाए जीवन में। बिल्कुल बेटा, आपके आनंद और आपकी सफलता के लिए ही हम यहां पर हैं। तो आइए देखते हैं ये विलेय क्या है और ये विलायक क्या है, इनके बारे में जानते हैं। और जब इनके बारे में जान जाएंगे तब फिर इनको बताएंगे कि भैया तुम जो है ना ये हो। ओहो 1 मिनट, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। कैसा अध्ययन कर लेते हैं भैया? तुलनात्मक अध्ययन, कि इन दोनों में क्या चीजें हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बातें करेंगे भाई साहब विलेय भैया की। किसकी बात करेंगे? विलेय वाले भाई साहब की। तो चलिए देखिए विलेय क्या होता है। सामान्यतः हाँ, विलेय जिसमें मिलाया जाता है और विलायक जो मिलाते हैं, उल्टा बोल दिया बेटा। विलायक जिसमें मिलाया जाता है और विलेय जिसे मिलाया जाता है। विलेय पदार्थ जिसमें कोई भी पदार्थ घुलता है उसमें विलेय हो जाता है, उस पदार्थ को भी लेकर आता है। अच्छा, और क्या कह रहे हैं सर से, और क्या कह रहे हैं? ऐप पर बैच शो नहीं हो रहा बेटा। ऐप पर आज की क्लास यूट्यूब पर ही कल से शो होगा, ठीक है। कितने साल का एक्सपीरियंस है बेटा? 8 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हाँ हाँ, इतना जान लो कि पढ़ोगे, सारी चीजें फॉलो करोगे तो सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। इन चीजों से दूर रहो कि सर आपने क्या किया, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कर रहे हो। आप ये देखो आपको क्या मिल रहा है ना। आपके काम की सारी चीजें क्या आपको मिल रही हैं, क्या आपके लिए जो नीट के लिए जरूरी, क्या वो सारी चीजें मिल रही, उतने से मतलब रखो। उतना करोगे तो क्या हो जाएगा, सिलेक्शन ले लोगे। और दुनियादारी में पढ़ोगे कि सर फलाना क्या कर रहे हैं, ढेकाना क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों में पढ़ोगे तो अपना कब देखोगे कि तुम क्या कर रहे हो। तो पहले अपना देखो कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है और हमारे भविष्य के लिए क्या चीजें जरूरी है। उतने पर फोकस करके अच्छे से पढ़ाई करो, सारी चीजें क्या है अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो विलेय की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं सामान्यता कि जो पदार्थ विलयन में कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक। बिल्कुल सृजन बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे शरबत, तो शरबत में चीनी थोड़ी सी मिलाई तो वो विलेय है, नमक थोड़ा सा मिलाया तो वो भी विलेय है, अब पानी ढेर सारा मिलाया तो भैया पानी हमारा विलायक है। तो विलयन में जो पदार्थ कम होता है वो विलेय होता है, और जो पदार्थ ज्यादा होता है वो आपका विलायक होता है। तो पहली कहानी हम क्या बोलेंगे? जो पदार्थ कम मात्रा में, हम क्या बोलेंगे सर? हम ये बोलेंगे कि सामान्यतः जो पदार्थ कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है, सामान्यतः जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विलेय है। और सर इसकी बात भी बताइए, तो इसकी बात उसका उल्टा लिख लो कि सामान्यतः जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, कैसा होता है? अधिक मात्रा में होता है, वो आपका होता है भाई साहब विलायक। वो क्या होता है? विलायक। बोलिए, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं
किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो कम है, चीनी कम है विलेय है, पानी ज्यादा है विलायक है। नमक कम है विलेय है, पानी ज्यादा है विलायक है। नींबू की कुछ बूंदे मिलाई गए हैं तो नींबू का रस विलेय है, पानी जो ज्यादा मात्रा में था वो विलायक है। अब समझिएगा सेकेंड पॉइंट, जिसे घोला जाता है, जो पदार्थ घोला जाता है, जिस पदार्थ को घोला जाता है, जिस पदार्थ को भैया घोला जाता है, जैसे कि आपकी चीनी है, चीनी को पानी में घोल रहे हैं, तो जो पदार्थ घोला जा रहा है वो आपका विलेय है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक है। तो यहां हम क्या बोलेंगे, विलेय को जिसमें घोला जाता है, विलेय को जिसमें घोला जाता है, घोला जाता है सर, वही हमारा क्या होता है, विलायक है। तो विलेय क्या होता है, जिसे घोला जाए वो विलेय और जिसमें घोला जाए वो विलायक। पानी को घोला गया वो विलेय, और सॉरी चीनी को घोला गया तो वो विलेय, और किसमें घोला गया, पानी में घोला गया, तो पानी क्या है, पानी आपका विलायक हो गया। बहुत अच्छी बात। नमक को घोला गया तो वो विलेय है, किसमें घोला गया सर, पानी में घोला गया तो वो विलायक है। नींबू को घोला गया सर तो वो विलेय है, और किसमें घोला गया, पानी में घोला गया तो सर वो विलायक है। तो जब शरबत बना तो आपने एक ध्यान दिया बात को कि सर शरबत में विलायक तो एक ही है, जो पानी है वही विलायक है, लेकिन नमक भी विलेय है, चीनी भी विलेय है, नींबू भी विलेय है। इसका मतलब सर किसी विलयन में विलायक हमेशा एक ही होता है और विलेय कितने भी ज्यादा हो सकते हैं। बोलिए क्या ये बात समझ में आई? जैसे शरबत में पानी में नमक मिलाए, नींबू मिलाए, चीनी मिलाए, तो पानी जो सबको घोल रहा है वो विलायक है, विलायक एक ही है, लेकिन चीनी घुल गई विलेय है, नमक घुल गया विलेय है, नींबू का रस घुल गया विलेय है। मतलब हमें क्या समझ में आया कि सर विलायक तो एक ही है, लेकिन विलेय एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे कि किसी विलयन में विलेय एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, है ना, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही सर आपने, मजा आ गया, ओके बेटा। और विलायक क्या होगा, विलायक हमेशा एक ही होगा। किसी विलयन में ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में विलायक सदैव एक ही होता है। वाह बस वाह सर क्या बात है, विलायक सदैव एक ही होता है। तो मतलब घोलने वाला तो एक ही रहेगा और घुलने वाले एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। बोलिए क्या बताएं बेटा, गलत बैच ज्वाइन कर लिया, कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर ऐप पर जाएं, वहां पर मिलेगा, उस पर आप बात करके देखें, आपकी संभव मदद की जाएगी। ठीक है, ऐप पर जाएंगे, कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, वहां पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए जो भी संभव मदद होगी सारी संभव मदद की जाएगी। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हैं कि भैया विलेय एक या एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन जो विलायक होगा वो हमेशा एक ही होगा। घुलने वाला कितने भी हो सकते हैं, लेकिन घोलने वाला एक ही होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो आओ और एक नई पॉइंट बताते हैं जो तुमको सुनना है, समझना है, और तुमको मिला नहीं होगा कहीं अभी। ठीक है, ठीक, इतना बात समझ में आई। एक और नई बात बताते हैं और उस बात को जानकर तुम्हारे दिल दिमाग में एकदम तरंगे उड़ जाएंगी, आनंद ही आनंद आ जाएगा। चलो आनंद लेते हैं। आनंद क्या लेते हैं सर? देखो वह पदार्थ, पहले हम जो लिख रहे हैं हमको लिख लेने दो और फिर आपको हम समझाते हैं बड़े प्यार से। वह पदार्थ जिसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक, अब ये क्या होता है ये तुरंत हम बताएंगे, लिख लेने दो बस। नहीं तुम लोग तो भैया कमेंट कर करके एकदम से कहते हो कि सर बताइए ना, तो बिल्कुल बेटा आपको बताएंगे। जिसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कम होता है,
जिस पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कम होता है सामान्यतः वो विलेय होता है, और जिस पदार्थ का, इधर उसका उल्टा हो जाएगा, जिस पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक, क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा होता है सामान्यतः वो विलायक होता है। स्थिरांक ज्यादा या आप अधिक लिख लेना, जो आपको अच्छा लगे, अपने अपने स्वाद अनुसार वो पॉइंट लिख लेना। कि हमने क्या कहा सर, कि वो पदार्थ जिसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कम होगा वो होगा विलेय, और जिस पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा होगा वो होगा विलायक। तो सर आपने ये तो बात बहुत अच्छी कही। अब पहले ये तो बताइए कि सर ये वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है कौन सी चिड़िया। इस चिड़िया का नाम भी, हाँ एग्जाम्पल भी बहुत बढ़िया वाला देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल भी देंगे, बिल्कुल है ना, एग्जाम्पल भी देंगे। अब पहले हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है क्या। बिल्कुल एकदम प्यार से, एकदम छोटी छोटी बातें सीखते चलो। जब छोटी छोटी बातें पता रहेंगी ना तो बड़ी बातों में कोई समस्या होने वाली ही नहीं है। और जब छोटी बातें नहीं पता रहेंगी ना तो जब इकट्ठा कोई बड़ी चीज आएगी तो वहां पे कंफ्यूजिया जाओगे कि अरे सर ये वाला तो पॉइंट है हमको नहीं पता, अरे सर इस टर्म का तो मतलब ही हमको नहीं पता, तो हम आगे कैसे बढ़ें। इसीलिए आपको हर छोटी चीज बताई जा रही है, हर छोटी छोटी चीज जानते रहो, छोटी छोटी चीजों को लेकर फिर हम लोग बड़ी बड़ी चीजें बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। बेटा दूध जो होता है ना वो कोलाइड होता है, ना कि वास्तविक विलयन होता है। दूध जो होता है वो कोलाइड होता है, उसमें पानी मिलाओगे तो भी वास्तविक विलयन नहीं बनेगा, वो कोलाइड बनेगा। हम लोग यहाँ वास्तविक विलयन की बात कर रहे हैं, ना कि कोलाइड की बात कर रहे हैं। कोलाइड की विलयन आगे करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है क्या। आइए आ जाइए, आपको हम समझाते हैं किसकी कहानी, वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक की। वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक, तो सिंपल सी हम बात करें तो पहले एग्जाम्पल से समझ लें, फिर डिफिनीशन तो आप अपने आप ही समझ जाओगे, होशियार तो हो ही। अगर हमें प्रोसेस ही पता चल जाए कि भैया ये करता क्या है तो सर आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परिभाषा तो हम अपने आप समझ जाएंगे। बिल्कुल सही बात। तो आइए पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है क्या, करता क्या है। तो समझिएगा, जैसे आपने नमक को पानी में मिलाया, ये रहा नमक और ये रहा आपका पानी, ये रहा आपका जल। कौन रहा भैया, जल। तो जल की बात करें, ये रहा हमारा जल। अब ये नमक इसके अंदर गया तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये पानी में या जल में घुल गया। तो देखिए भैया, ये जो पानी है, ये जो जल है, आपको पता होगा इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इस पे आंशिक रूप से ऋणावेश होगा क्योंकि ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और अगर इससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आंशिक धनावेश होगा। तो अगर आप जल का अणु देखिए तो जल का अणु द्विध्रुव है। कैसा है, डाइपोल है। जल के अणु में द्विध्रुव है। कैसा है बेटा, द्विध्रुव। मतलब इसमें अगर हम ऐसा कहते हैं कि एक सिरे पर धनावेश, एक सिरे पर ऋणावेश, एक सिरे पर धनावेश है, तो जल का अणु कैसा है, द्विध्रुव है। कैसा है भैया, द्विध्रुव है। ध्रुवीय अणु है, इसमें द्विध्रुव है। द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव है। दो ध्रुव मतलब एक धन ध्रुव है, एक ऋण ध्रुव है, एक धन ध्रुव है, एक ऋण ध्रुव है। बात समझ में आई। अब यहां पर NaCl में क्या है भाई, यहां पर कोई आयनिक जो यौगिक होते हैं उनमें कोई बंध तो होता नहीं, उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन, मतलब कोई लाइन तो बनी नहीं होती। यहां पर क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, उसी के थ्रू धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे HCl में तो हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ये बंद है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे केवल आकर्षित है। इनके बीच क्या है, इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ये धनावेश है, ऋणावेश है, एक वैद्युत क्षेत्र है, उसके कारण एक दूसरे के ऊपर आकर्षित है। जैसे ही इसको हमने पानी में डाला तो पानी में जाते ही ये जो इसका Na+ आयन है ना, ये Na+ आयन क्या होगा भाई, ये Na+ आयन जल के ऋण ध्रुव से घिर जाता है। ऐसा कुछ जल के किससे घिर जाएगा, ऋण ध्रुव से, ऋण सिरे से,
ऋण आवेशी सिरे से। धनावेश को किसने घेर लिया? ऋण आवेश ने। सेम कहानी किसके साथ हो जाएगी? Cl माइनस के साथ। Cl माइनस के साथ क्या कहानी होगी? जैसे ही Cl माइनस अंदर जाएगा वैसे ही Cl माइनस को इस जल के ये धनावेशी सिरे इसको क्या करेंगे भाई, क्योंकि ये ऋणावेशित है तो इसको जल का जो धनावेशी सिरा है वो कुछ इस प्रकार से क्या करेगा? कुछ इस प्रकार से घेर लेगा। अब क्या हुआ? ये पहले Na+ आयन था और Cl माइनस आयन था, इसका वैद्युत क्षेत्र था और इसके बीच वैद्युत क्षेत्र था, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। अब क्या हुआ? इसके चारों तरफ भी जल की एक परत बन गई, ये भी जल के अणुओं के बीच में फंस गया और भैया ये Cl माइनस भी जल के अणुओं के बीच में फंस गया तो इसका भी वैद्युत क्षेत्र और इसका वैद्युत क्षेत्र खत्म। अब ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित नहीं हो पा रहे तो इनके बीच का जो बंध था वो क्या हो गया? टूट गया। और जब इनके बीच का बंध टूट गया तो ये पानी में जाकर क्या हो गए? घुल गए। और अगर इनके बीच का बंध ना टूटता तो भैया ये पानी में नीचे जाकर ऐसे ही ठोस अवस्था में अवक्षेपित रहते, ठोस अवस्था में बैठे रहते, क्रिस्टलीय रूप में नीचे ही बैठे रहते। इतनी बात समझ में आती है? भैया विलेयता 3 चीजें होती हैं, विलेयता के लिए 3 चीजें हैं। अगर बंध पूर्ण रूप से टूट गया तो भाई साहब ये पूर्णता विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णता विलेय, घुल जाएगा। अगर बंध टूटा ही नहीं तो भैया तब ये अविलेय होगा। क्यों? ये जाके सतह पर बैठ जाएगा क्रिस्टलीय रूप में। और अगर बंध कमजोर हो गया, क्या हो गया? पूर्ण रूप से टूटा नहीं लेकिन बंध कमजोर हो गया, इनके बीच बंध क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो बंध के कमजोर होने पर ये क्या हो जाएगा? आंशिक रूप से, कुछ रूप से विलेय हो जाएगा, आंशिक विलेय हो जाएगा। बोलो, इतनी बात 3 कंडीशन होती है। या तो कोई पदार्थ पूर्ण रूप से घुल जाएगा, या तो कोई पदार्थ घुलेगा ही नहीं, और या फिर कोई पदार्थ आंशिक रूप से विलेय होगा। इतनी बात समझ में आती है? कैसे होता है? अगर किसी पदार्थ के बंध, कणों के बंध पूर्ण रूप से टूट जाएं, वो दोनों पदार्थ अलग हो गए, घुल जाएंगे विलायक में। अगर बंध टूटेगा ही नहीं तो वैसे ही जाकर क्रिस्टलीय रूप में सतह पर बैठ जाएंगे, अविलेय हो जाएगा। बंध पूर्ण रूप से टूटे नहीं, थोड़ा सा कमजोर हो गए, तो थोड़ा सा कमजोर हो गए तो क्या? आंशिक रूप से विलेय हो जाएगा। तो कहानी यहां पे समझिएगा ध्यान से कि भैया NaCl जब जल में गया तो जल के अणुओं ने क्या किया? NaCl के बंधों को तोड़ दिया, और जब उसको तोड़ दिया तो NaCl इसमें घुल गया। अब बताओ, जो घुला वही तो विलेय है ना, और जिसने घोला, जल ने घोला, तो यही तो विलायक है ना। अब विलायक का क्या गुण है? विलायक का गुण यह है कि भैया उसका द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा था, इसका द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा था, इसलिए उसने NaCl के बंधों को तोड़ दिया और उसको अपने अंदर घोल लिया। तो जिस पदार्थ का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा होता है वो दूसरे पदार्थों के बंधों को तोड़ देता है या कमजोर कर देता है, जिस कारण से दूसरे पदार्थ उसमें घुल जाते हैं। तो जिसमें घुल गए वो विलायक और जो घुल गए वो विलेय। ये क्यों घुल गए? क्योंकि इनका द्विध्रुव स्थिरांक कम था, इनका कम था इसीलिए ये H2O में घुल गए। इसका ज्यादा होता, मान लो NaCl का, मान लो H2O से ज्यादा होता तो NaCl क्या करता? ये जाता और H2O को हड़का देता, कहता भैया सुनो, हमारा द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा, अब तुम टूटो, तुम्हारा माइनस हमारा, तुम्हारा जो प्लस है वो हमारा माइनस वाला घेरेगा और तुम्हारा माइनस वाला हमारा प्लस वाला घेरेगा। मतलब जिसका द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा होता वो दूसरे के बंध को तोड़कर अपने अंदर घोल लेता। जल का ज्यादा था, दूसरे के बंध को तोड़कर अपने अंदर घोल लिया, तो जल विलायक, जिसका कम था वो विलेय बन गया। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? तो एक बार हम अगर इसको यहां पर लिख दें कि वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है क्या, थोड़ी सी इसकी परिभाषा ही लिख दें, यहां पर लिख देते हैं कि किसी पदार्थ की वह क्षमता, किसी पदार्थ की वह क्षमता जिसके द्वारा वह दूसरे पदार्थ के बंधों को तोड़ता है, बंधों को तोड़ता है या कमजोर करता है, तोड़ता है बेटा या कमजोर करता है, वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कहलाता है, कहलाता है।
ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी को? क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? हमने क्या कहा, हमने फिर से एक बार ये कहा कि सर मान लीजिए ये जल है और इसमें हमने कोई पदार्थ ए बी मिलाया, तो सर अगर इस ए बी का द्विध्रुव स्थिरांक कम है तो ये जल में जाते इसके बंध टूटेंगे और ए और बी अलग अलग हो जाएंगे और ये जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ये जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। सामान्यतः ये आयनिक पदार्थ कोई है प्लस माइनस, तो जल का द्विध्रुव इसके प्लस माइनस को अलग अलग कर दिया, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र को खत्म कर दिया। एक और परिभाषा हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक वह क्षमता है जो किसी पदार्थ में कणों के बीच के वैद्युत जो क्षेत्र है उसको कमजोर कर देता है। कणों के बीच जो आयनों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र कार्य करता है उसको खत्म कर देता है या उसको कमजोर कर देता है। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, क्या ये बातें सभी को समझ में आई कि वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है क्या? हाँ, वापस से समझ लो। हमने क्या कहा, हमने कहा जिसका द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा होगा, जिसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा होगा, वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक का मतलब समझ में आई, जो दूसरे के बंधों को तोड़े या कमजोर करे। सिंपल सी कहानी समझो, वह गुण जो दूसरे के बंधों को तोड़ने या कमजोर करने का कार्य करे वही वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है। जो दूसरे के बंधों को तोड़ने या कमजोर करने का कार्य करे वही वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है। अब दो एग्जांपल ले लो, हमने लिया AB और हमने लिया H2O। हमने कहा इसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक कम है, वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक इसका कम है, कम है, और इसका क्या है, ज्यादा है। तो जब इसको इसमें घोलोगे तो करेगा क्या भाई साहब, ये क्या करेगा, जिसका ज्यादा है ये इसके बंधों को तोड़ेगा, इसको अलग कर देगा और ये जल में घुल जाएंगे। तो जो घुल रहा वो विलेय, जो घोल रहा वो विलायक। विलायक कौन, जिसका द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा था वो विलायक, जिसका द्विध्रुव स्थिरांक कम था वो विलेय। यही तो कह रहे हैं कि जिसका द्विध्रुव स्थिरांक कम वो विलेय, जिसका ज्यादा वो विलायक। याद रखना पड़ेगा बेटा, मान याद रखना पड़ेगा, इसका मान याद रखना पड़ेगा। तो हम अभी कुछ नोट करके और लिखा देते हैं। ठीक है, अब मान लो, वैसे जल से ज्यादा तो किसी का होता नहीं, मान लो किसी पदार्थ का जल से ज्यादा होता तो जल के बंधों को तोड़कर जल को घोल देता, तो जल विलेय बन जाता, वो विलायक बन जाता। इतनी बात सभी को समझ में आती है? क्या इतनी बात सभी को समझ में आती है? बस पेमेंट करना नहीं बेटा, हमने बताया ना ऐप पर जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया उस पर कांटेक्ट कर लो हिबा बेटा। ठीक है, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। इसका मान याद रखो। देखो अब ये बात हो गई, तो यहां पे एक नोट ध्यान रखना, नोट लिख लेना, बहुत जरूरी नोट। कहां पर लिख दें, इसी स्लाइड पर लिख दें क्या, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं ऊपर, है ना, इसको यहीं पर लिख देते हैं नोट, जरूरी नोट। आप नोट्स में लिख लीजिएगा या फिर कहीं, कहां लिख देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही लिख दें, इसको रफ करके यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जल का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक, ये है स्पेशल नोट, ध्यान रखिएगा। जल का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, अतः इसे सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। सार्वत्रिक विलायक मतलब जो लगभग सभी को घोलने का क्षमता रखता है, जो लगभग सभी को घोलने की क्या करता है, क्षमता रखता, क्योंकि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक सबसे ज्यादा है, इसीलिए सामान्यतः सभी पदार्थों को क्या कर सकता है, घोल सकता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भैया जल कैसा विलायक है, तो जल ही आपका सार्वत्रिक विलायक है। और इसीलिए आप देखोगे तो हम लोग अभी जब इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो ज्यादातर हमारे जो विलयन होंगे जलीय विलयन होंगे, ज्यादातर पदार्थों के जो विलयन होंगे वो कैसे होंगे, जलीय विलयन होंगे। क्यों, क्योंकि जल सार्वत्रिक विलायक है, लगभग सबको घोल सकता है, तो इसीलिए हमारा जल का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा होता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। इतनी बात समझ में आती है सभी को? हाँ 18 होता है अड़बार, बिल्कुल सही है। इतनी बात समझ में आती है सभी को? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक और बात ध्यान रखिएगा, जल का वैद्युत द्विध्रुवांक लगभग 80 होता है, मात्रक विहीन क्वांटिटी है ये, मात्रक नहीं होता है इसका। भारी जल जानते हो, 11th में शायद पढ़े हो आप लोग। जैसे हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है 1H1, उसका ऑक्साइड H2O होता है, और भारी जल मतलब D2O, हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक होता है D2O है ना, जो ड्यूटीरियम होता है, उसका जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो D2O जो होता है ये भारी जल होता है। भारी जल का भी वैद्युत, इसको थोड़ा अगले पेज में लिखते हैं, यहां जगह कम पड़ जाएगी है ना, इसको अगले पेज में या इधर साफ कर दें, कहीं इसको साफ करते हैं ना, यहां पे लिखते हैं। ठीक, इसको तो आप समझ गए हो, तो यहां पे लिखते हैं, जरूरी बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। तो एक और बात क्या है जरूरी आपके लिए, जरूरी बात, भारी जल का भी वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक, वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक अधिक होता है, अधिक होता है, किंतु यह अच्छा विलायक नहीं होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। सर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल। आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो कथन वाले होते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है, पूछने के लिए किसी पॉइंट से क्वेश्चन उठा सकता है। तो भारी जल का भी वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक अधिक होता है, किंतु अच्छा विलायक नहीं माना जाता, क्योंकि इसकी श्यानता, अब ये श्यानता क्या है, रुकिए सर बताते हैं। श्यानता तथा अंतराआण्विक आकर्षण बल अधिक होते हैं, बल अधिक होता है। तो बताइए आप लोगों में से श्यानता क्या होता है? श्यानता का मतलब समझते हो? भारी जल मतलब हाइड्रोजन का जो दूसरा समस्थानिक होता है ना, ड्यूटीरियम, उसका ऑक्साइड होता है भारी जल। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, 1H1, 1H2 और 1H3, तो इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसी को ड्यूटीरियम बोलते हैं, इसको टाइट्रियम बोलते हैं ना। तो ये समस्थानिक हाइड्रोजन का, इसका जो ऑक्साइड होता है इसी को बोलते हैं भारी जल। इसे क्या बोलते हैं? भारी जल। ठीक है, तो समझिएगा ये श्यानता क्या होती है, किसी को पता है क्या श्यानता मतलब? जैसे गांव में बोलते हैं आदमी सयान हो गया ना, जब कोई आदमी व्यस्क हो जाता है तो बोलते सयान हो गया, तो वो वाला सयान ना कि अरे आदमी सयान हो गया तो उसके अंदर सयानता आ गई, वो वाली सयानता नहीं। द्रव की सयानता का मतलब क्या होता है ना, वो सयान होने वाला आदमी की सयानता नहीं, द्रव की सयानता क्या होती है, सयानता क्या होती है, किसी को पता है? हाँ, फिजिक्स में होता है, बिल्कुल फिजिक्स में होता है, आपने तरल पढ़े होंगे 11th में, वहां पे आपको श्यानता मिली होगी। तो श्यानता का मतलब होता है द्रव की, हाँ समझदार, लो प्रतिभा बेटा, बिल्कुल वही वाली कहानी, जो सयान हो गया मतलब समझदार हो गया ना, तो वो वाला नहीं। हाँ, श्यानता का गाढ़ापन कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। द्रव की परतों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसको श्यानता बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो द्रव की परतों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल होता है उसी को श्यानता कहते हैं। अगर द्रव गाढ़ा है तो उसकी श्यानता ज्यादा होगी, द्रव हल्का है तो उसकी श्यानता कम होगी। जैसे अगर हम बात करें, ले ही ले लो, गम जानते हो ना, ग्लू, ले ही ले लो। चलो और सरल एग्जांपल लेते, तेल ले लो, सरसों का तेल, सरसों का तेल ले लो और पानी ले लो। सरसों के तेल में एक सिक्का डालो और 1 गिलास पानी में एक सिक्का डालो, देखोगे पानी में सिक्का जल्दी नीचे पहुंचेगा और सरसों के तेल में सिक्का पहुंचने में पानी की तुलना में ज्यादा समय लगेगा। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया सरसों के तेल का गाढ़ापन ज्यादा है, वहां पे परतों के बीच घर्षण ज्यादा है, तो सिक्का रुक रुक के जा रहा है, उसमें घर्षण लग रहा तो सिक्का रुक रुक के नीचे जा रहा है। जबकि पानी हल्का है, वहां पे घर्षण कम है, तो सिक्का बढ़िया एकदम बल खाते हुए नीचे चला गया जल्दी से। बोलो इतनी बात समझ में आती है? तो जहां पर गाढ़ापन होगा वहां पर क्या होगा? श्यानता ज्यादा, और वहां पर कण जो है उसकी गति धीमी हो जाएगी। यही एग्जांपल समझ लो, सिक्का धीरे धीरे जा रहा मतलब उसकी गति कम हो गई, पानी में सिक्का तेजी से जा रहा उसकी गति ज्यादा हो गई। तो जहां पर श्यानता ज्यादा होगी वहां पे कणों की गति धीमी हो जाएगी, जहां पे श्यानता ज्यादा होगी वहां पे कणों की गति धीमी हो जाएगी।
अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा होंगे तो कण वहां पर आसानी से घूम टहल नहीं पाएंगे, उनका विलायकीकरण कम होगा। विलायकीकरण समझते हो, अभी जो हमने बताया था यही विलायकीकरण है। पहले इतनी बात समझो, ये बात पॉइंट क्लियर कर लें तो विलायकीकरण पे चले कि गाढ़ा विलयन है तो उसमें क्या हो जाएगी, श्यानता ज्यादा है तो कणों की गति कम हो जाएगी, वो अच्छा विलायक नहीं होगा। ठीक है, तो भारी जल का श्यानता अधिक तो होती है, लगभग 78 के करीब होती है, इसकी कितनी होती है, लगभग 78 होती है, और जल की लगभग 80, देखो लगभग समान ही है। तो लेकिन इतनी ज्यादा होने के बाद ये अच्छा विलायक नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई साहब इसकी श्यानता ज्यादा है और अंतराणविक कण ज्यादा है। मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, पहला कथन दिया है भारी जल, यद्यपि भारी जल की श्यानता ज्यादा है फिर भी यह अच्छा विलायक नहीं होता, पहला कथन हो गया। और दूसरा कथन दिया है, कारण दिया है क्योंकि इसका अंतराणविक आकर्षण बल और श्यानता ज्यादा होती। तब आपको ऑप्शन दिया है कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, फिर ऑप्शन दिया कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, फिर ऑप्शन दिया कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर बनेंगे तो आप जो है कर लेंगे कि हाँ कथन 1 सत्य है और दूसरा उसका सही स्पष्टीकरण है। धन्यवाद बेटा, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं तो टीचर ऑटोमेटिक अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, कंटेंट अच्छा निकलता ही है। ठीक है, चलिए, तो आप सब पढ़ने वाले बहुत अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले अच्छे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत मजा आने वाली क्लास में। चलिए अब समझिए विलायकीकरण का मतलब, विलायकीकरण का मतलब भी समझा ही देते हैं। जब इतना समझ लिए हो तो भाई साहब विलायकीकरण भी समझ ही लो, है ना। विलायकीकरण क्या होता है? विलायकीकरण का सिंपल सा मतलब है विलायक के कणों द्वारा घिर जाना। जैसे अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि जो NaCl है उसका Na+ आयन और जो Cl- आयन है, ये Na+ आयन जो है ये जल के ऋणावेशित ध्रुव से घिर जाएगा, कुछ ऐसा, और जो Cl- है ये धनावेशित सिरे से घिर जाएगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। बोलो, बात समझ में आई? तो ये ऋणावेशित सिरे से घिर गया, ये धनावेशित सिरे से घिर गया, तो विलायक के कणों ने इसको घेर लिया ना, यही प्रक्रिया तो क्या है भैया, विलायकीकरण। क्या है? विलायकीकरण। विलेय के कणों का विलायक के कणों द्वारा घिर जाना, ध्यान से समझना, विलेय के कणों का विलायक के कणों द्वारा घिर जाना ही क्या कहलाता है? विलायकीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? विलायकीकरण। जब आयन का विलायकीकरण हो जाता है, यह भी ध्यान रखो, एक और बात यहीं पे एडिशनल है, ये तो आपने बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन अब यहां पे टर्म आ गया तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। जब विलायकीकरण हो जाता है तो आयन की गति धीमी हो जाएगी, जिससे उसकी चालकता कम हो जाएगी। यह भी ध्यान रखो, जिससे उसकी चालकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे समझिएगा, जैसे समझिए आपके नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे अगर आपसे कह दे, ये समझिएगा कि गलित अवस्था में चालक निम्न पदार्थों की चालकता का, ये आपके पास क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों की चालकता का क्रम बताइए, सही क्रम। पदार्थ क्या है? पदार्थ आपके पास है LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CHCl, ये है पदार्थ। ठीक है, गलित अवस्था में, गलित अवस्था मतलब केवल इनको गर्म करके द्रव अवस्था में बदल दिया गया, पानी में घोला नहीं गया, गलित अवस्था में है। अब देखो, जब गलित अवस्था में है तो भैया Li+ आयन, सब में Cl- तो सेम है, जो अलग है वो कौन से हैं? धन आयन अलग है, जो सबके आयन है वो कौन से अलग हैं? धन आयन अलग है। अब देखो होगा क्या भाई, आवेश का मतलब, चालकता का मतलब क्या है? चालकता के लिए क्या जरूरी है भाई? जो मुक्त आयन है वो आवेश को लेकर भागेगा। मान लो हम मुक्त आयन है तो हमको आवेश मिला तो हम आवेश को लेकर क्या हुए? भागे। हम जितनी तेजी से भागे उतना ज्यादा चालकत्व उत्पन्न कर दिए। हम जितनी तेजी से आवेश को लेकर एक जगह से दूसरी जगह भागे, हमने उतनी तेजी से क्या कर दिया? चालकत्व उत्पन्न कर दिया, उतनी ज्यादा पदार्थ में चालकता आ गई। तो भैया देखो, ये जो लिथियम है, आपको पता है जब फर्स्ट ए ग्रुप में नीचे आते हो तो नीचे आने पर आकार बढ़ता है, नीचे जाने पर आकार क्या हो रहा? बढ़ रहा है। तो लिथियम आयन का आकार, अगर हम आकार की बात करें
तो लिथियम आयन का आकार सबसे छोटू सा है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। ये एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा है, कहीं से जगह मिलेगी सर्र से निकल के भागेगा। ये छोटा सा है, इसको आवेश मिलेगा बहुत तेजी से भागेगा, मतलब ये ज्यादा चालकता उत्पन्न करेगा। और ये वाला मोटा सा है, देखो भाई साहब, ये बहुत बड़ा है, मोटा सा है। अब मोटा सा है तो ये क्या कहेगा, कहेगा भैया हमारे भागने की क्षमता कम है, हमको तुम लुढ़का दो, हमको क्या कर दो, लुढ़का दो तो हम चले जाएंगे, लेकिन हम भाग नहीं पाएंगे। तो ये जो छोटा आयन है, ये छोटा आयन क्या करेगा, छोटा सा आयन है, आवेश को लेकर बहुत तेजी से भागेगा, तो इसके गलित अवस्था में चालकता ज्यादा होगी। और ये जो मोटा वाला है, मोटा वाला बेचारा एकदम थका हुआ है, ऐसे पैर मतलब नीचे करके जूता भी बांधना होता है ना, तो ये जो तोंद है उसकी बेचारे क्या होती है, अटक जाती है, तो हांफने लगता है। तो जूता बांधने में तो समस्या है, भागेगा कैसे, तो उसके लिए ऑप्शन है लुढ़का दो। तो वैसी कहानी यहां है कि भाई ये छोटा आयन है, ये आवेश को लेकर तेजी से भाग सकता है, तो इसकी चालकता ज्यादा होगी और इसके लिए चालकता कम होगी। लेकिन अगर यहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कह देते कि इन्हीं पदार्थों का विलयन अवस्था में चालकता का क्रम, ध्यान से समझिएगा, विलयन अवस्था में चालकता का क्रम, अगर हम यहीं पर भैया इनकी विलयन अवस्था में चालकता का क्रम बता दें, हालांकि थोड़ा सा टॉपिक से बाहर आ गए, लेकिन ये भी आपकी जरूरी बातें हैं, ये भी आपकी क्या है, जरूरी बातें हैं, यहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो अब समझिएगा, कह रहा है विलयन अवस्था में सेम इन्हीं पदार्थों का, कौन कौन से पदार्थ हैं सर, यही पदार्थ है, LiCl एक्वस है मतलब विलयन अवस्था में है, NaCl एक्वस है मतलब विलयन अवस्था में है, KCl एक्वस है मतलब विलयन अवस्था में है, और RbCl भी विलयन अवस्था में है, और CHCl भी विलयन अवस्था में है। अब कह रहा है कि बताइए भैया विलयन अवस्था में, बताइए भैया विलयन अवस्था में क्रम क्या होगा। हाँ, श्यानता से माप सकते हो, गाढ़ापन ज्यादा है श्यानता ज्यादा है, गाढ़ापन कम है तो श्यानता कम है, ठीक है। अब यहां पे कहानी जाएगी पलट, क्यों पलट जाएगी, देखो ध्यान से प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे भी Cl माइनस तो सेम है, बहुत अच्छी बात है सर, सेम है तो क्या बात है, जो अलग है वो है ये आयन, जो अलग है वो है ये आयन, जो अलग है वो है ये आयन। अब समझो ध्यान से कि ये जो लिथियम आयन है ये छोटा सा है, लिथियम आयन छोटा सा है, सोडियम आयन और बड़ा सा है, पोटेशियम आयन और बड़ा सा है, और बड़ा सा है, रुबिडियम और बड़ा सा है, मतलब इनका साइज बढ़ रहा। अब देखो छोटे से आयन पर भी आवेश उतना ही है, छोटे से आयन पर भी आवेश एक ही प्लस का है, इस पे भी आवेश उतना ही है, इस पे भी आवेश उतना ही है, इस पे भी धनावेश उतना ही है, CS पर भी धनावेश उतना ही है। तो ये आयन छोटा सा है और आवेश उतना ही है, तो बताओ आवेश का घनत्व कहां ज्यादा होगा, आवेश का घनत्व कहां ज्यादा होगा। ऐसे समझो ये बच्चा 10 किलोग्राम का है, ये बच्चा 20 किलोग्राम का है, ये 30 किलोग्राम का है, ये 40 किलोग्राम का, एक एग्जांपल समझ लो, और एक 50 किलोग्राम का आदमी है। तो हमने 10 किलोग्राम वाले को भी 50 किलोग्राम का वेट दिया, मतलब उतना ही भार दिया, 20 वाले को भी 50 का ही भार दिया, इसको भी 50 का ही भार दिया, इसको भी। तो बताओ ज्यादा भार का अनुभव कौन करेगा, तो भाई ज्यादा भार का अनुभव ये वाला करेगा ना जो छोटा सा है। तो वो छोटा सा है और उसकी सतह पर भी उतना ही आवेश, और ये बड़ा सा है और उसकी सतह पर भी उतना ही आवेश। तो जो छोटा है इस छोटे वाले का आवेश घनत्व तो ज्यादा हो जाएगा, छोटे वाले का आवेश घनत्व ज्यादा हो जाएगा, और इस वाले का आवेश घनत्व कम हो जाएगा। बोलो क्या इतनी बातें क्लियर हैं। जो छोटा सा है उस पर भी आवेश उतना ही है, जो बड़ा सा है उतना भी आवेश का मान उतना ही है, तो आवेश घनत्व यहां ज्यादा कि वहां ज्यादा। भाई ये ज्यादा धनावेश, लिथियम की सतह पर ज्यादा धनावेश होगा कि छोटा सा है, और इसकी सतह पर कम धनावेश होगा। अब इससे क्या होगा, थोड़ा सा अगली स्लाइड पर देखते हैं। इससे क्या हो जाएगा सर, इससे ये होगा कि जो लिथियम प्लस है,
अगर उसका विलायकीकरण होगा तो भैया लिथियम प्लस को ज्यादा जल के अणु क्या करेंगे, घेरेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सतह पर ज्यादा धनावेश दिख रहा है। इसकी सतह पर जल के जो अणु हैं, उन जल के अणुओं को इसकी सतह पर ज्यादा धनावेश दिख रहा है। इसकी सतह पर थोड़ा उसकी तुलना में कम धनावेश दिख रहा है। के प्लस की सतह पर और कम धनावेश दिख रहा है। आरबी प्लस की सतह पर और कम धनावेश दिख रहा है ना। और सीएस प्लस की सतह पर और कम धनावेश दिख रहा है। इस तरह से तो जहां पर आवेश ज्यादा, क्योंकि भाई साहब छोटे से आकार पर ज्यादा आवेश, तो जल के ज्यादा अणु घेरेंगे, तो इसका मतलब इसका विलायकीकरण ज्यादा हो गया। क्या हो गया? अभी हमने बताया तो विलायकीकरण, विलायक के कणों द्वारा घिर जाना। और ये जो सीएस प्लस है भाई साहब, इसका विलायकीकरण कम हो गया। इसका विलायकीकरण क्या हो गया? कम हो गया। अब बोलो, सारी की सारी कहानी बदल गई, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। सर कैसे? देखो भैया, ये लिथियम छोटा सा है, इसको ज्यादा जल के अणु घेर लिए, तो अब ये खा पीकर मोटा हो गया। इसको जल के ज्यादा अणु घेर लिए तो ये खा पीकर मोटा हो गया, और इसके जल के कम अणु घेरे हैं तो अब ये विलयन के अंदर दुबला पतला रह गया। बोलो, इसको जल के ज्यादा अणु घेर लिए तो ये क्या हो गया? खा पीकर मोटा ताजा हो गया। अब कह रहा है अब आओ, अभी जब गलित अवस्था में थे तब तो तुम बहुत मोटे थे और हमको पतला पतला कह रहे थे, हम तेजी से भाग रहे थे, तुम लुढ़काए जा रहे थे। लेकिन विलयन में आओ तो बताएं, विलयन में इस पे सतह पर आवेश ज्यादा, तो जल के ज्यादा अणु घेर लिए, अब ये मोटा हो गया और ये पतला हो गया। तो बताओ कौन तेजी से भागेगा? जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। अब कौन तेजी से भागेगा और कौन लुढ़काया जाएगा? कौन तेजी से भागेगा, अपने पैरों से चलकर जाएगा, कौन लुढ़काया जाएगा? इस बार क्या हो गया है? इस बार भैया लिथियम प्लस जो है मोटा ताजा हो गया। तो विलयन के अंदर जो आयन छोटा उसकी गतिशीलता कम तो उसकी चालकता कम, और जो आयन मोटा उसकी गतिशीलता ज्यादा तो उसकी चालकता भी ज्यादा। ठीक है, बोलो क्या समझ में आई ये बात? तो हमेशा ध्यान रखना कि विलयन में जो छोटा होगा वो धीमा जाएगा, और जो बड़ा होगा वो क्या होगा? तेज भागेगा। और अगर गलित, ये विलयन में था, ये किसमें था? विलयन में। ये किसमें है? विलयन में। और अगर हम गलित अवस्था की बात करें, किसकी बात करें? तो गलित अवस्था में जब कोई घेरने वाला नहीं है तो भाई साहब गलित अवस्था में कौन राजा? जो छोटा है वो तेजी से भागेगा और जो बड़ा है वो धीमे धीमे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब क्योंकि विलायकीकरण शब्द आ गया तो हमें दिमाग में आ गया, तो हमने कहा आपको बता दिया जाए, आपको भी आनंद आ जाए, और हम तो आनंदित हो ही रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने में, है ना। आप लोगों को पढ़ाने में बड़ा ही आनंद आ रहा है। तो क्या आप सभी को भी पढ़ने में आनंद आ रहा है? जल्दी से एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर मजा तो बहुत आ रहा है, और बस ये मजा साल भर मिलता रहे तो हम अच्छी खासी रैंक ले आकर आपको दे देंगे, है ना। तो अगर अच्छी खासी रैंक ले आके दे दोगे तो क्या बात है, आनंद की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, हाँ सीएस मोटा तो लुढ़केगा, बिल्कुल सही। विलायकीकरण क्या है? जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलता है, टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया नहीं, विलायक जब घुलता है और वो विलेय जब घुलता है तो विलायक के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है ना। तो विलायक के अणुओं द्वारा घेर लिया जाना ही विलायकीकरण है। ठीक है, चलिए ओके। सर हाउ आर यू आर फ्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ। ठीक है, ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इतनी बातें क्लियर हैं तो हम लोग थे कहां पे? वहां पे वापस आते। हाँ, हम लोग विलेय और विलायक की कहानी समझ रहे थे और पता नहीं कहां पे चले गए। उतनी बातें क्लियर हैं तो आइए फिर हम लोग ये बातें करते हैं। वापस से आ जाते हैं विलेय और विलायक। विलयन में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि विलयन के लव यू ऑल बेटा, सभी को बहुत सारा प्यार। ठीक है, और बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे हैं। इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहो तो फिर एकदम मजा आ जाए। इनऑर्गेनिक का एक टॉपिक क्लियर हो गया हमारा, बिल्कुल। हाँ, ये वो इनऑर्गेनिक का ही टॉपिक था। बॉन्डिंग चैप्टर से उस तरह के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप ठीक है। चल, तो जो पदार्थ कम होता है विलेय, जो ज्यादा होता है विलायक,
जो घुलता है वो विलेय, जो घोलता है वो विलायक, है ना, मचा देंगे बिल्कुल बेटा। किसी विलयन में विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं, विलायक हमेशा एक ही होता है। वह पदार्थ जिसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक क्या होता है, कम होता है, वो विलेय, और जिसका ज्यादा होता है वो विलायक। ये बात आपको समझ में आ गई? क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हैं? बेटा अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, पहले थोड़ा बहुत पढ़ तो लो, तब तो न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपका बेसिक है। विलयन आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। विलयन क्या है, विलयन के क्या भाग होते हैं, विलेय कब कहलाता है कोई पदार्थ, विलायक कब कहलाता है कोई पदार्थ, ये सब चीज जब दिमाग में घूमेगी ना तो न्यूमेरिकल तो आसानी से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल कौन से आएंगे आपके पास? सांद्रता के क्वेश्चन अभी आएंगे, जहां पे क्या करना होगा, जहां पे आपको पता करना होगा विलायक में कितना विलेय है, तो विलेय विलायक तो कैलकुलेट करना होगा। तो पहले आप छोटी छोटी चीजें पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन आपको इतने कराए जाएंगे, इतने कराए जाएंगे कि आप कहोगे सर मजा आ गया। और ये मजा जो है सारे बच्चों को मिलना चाहिए, ताकि सारे बच्चे क्या हो जाएं, अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएं। तो बिल्कुल आपको न्यूमेरिकल्स वाला मजा भी दिया जाएगा, परेशान ना होइए। जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ते जाइए, आनंद लेते जाइए। चलिए, इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई। तो ये विलेय विलायक की कहानी यहां से खत्म। और एक सबसे जरूरी बात, एक सबसे जरूरी बात, कहां लिख दी जाए जरूरी बात? यहीं पे लिख दी जाए कहीं? क्या ये पेज ऊपर जाता है? जाएगा? जाएगा? गया तो है, तो गया तो फिर जरूरी बात कर लेते हैं। क्या जरूरी बात थी सर? इसको हटाना जरूरी बात है, इस वाले को ऊपर कर दें तो जरूरी बात आ जाएगी अपनी। ये तो जरूरी बात ये है कि सर विलयन जो होता है, विलयन हमेशा ही विलायक की अवस्था में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विलयन जो है, अरे भाई साहब आ जाओ आप, ये तो हम विलयन की अगर हम बात करें तो विलयन सदैव विलायक की भौतिक अवस्था ही दर्शाता है, भौतिक अवस्था दर्शाता है। विलयन जो होता है वो सदैव विलायक की भौतिक अवस्था दर्शाता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर विलायक द्रव होगा तो विलयन भी द्रव होगा, अगर विलायक गैस होगा तो विलयन भी गैस होगा, अगर विलायक ठोस होगा तो विलयन भी ठोस होगा। तो इसका मतलब यह है कि सर विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी वही अवस्था विलयन की भी होगी। विलायक की जो भौतिक अवस्था होगी, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहे हैं भाई साहब। अभी आप पढ़ना शुरू किए हो, और अभी पढ़ना शुरू किए हो तो आप ये समझिए कि जो भी चीजें बताई जा रही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई भी एक चीज छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो कोई टर्म ऐसा आ गया और वहां फिर मुंह बाए खड़े रहोगे, अरे सर ये वाला क्या था, ये वाला तो हमको पता ही नहीं। तो इसीलिए भैया जो पढ़ाया जा रहा सब इंपॉर्टेंट है, हर चीज समझते चलो, हर चीज का आनंद लो। तो विलायक जिस अवस्था में रहेगा वही अवस्था विलयन भी दर्शाएगा। विलायक कहेगा कि भैया हम ठोस हैं, तो विलयन कहेगा हम भी ठोस हो जाएंगे। विलायक कह देगा नहीं 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 हम तो द्रव हैं, तो विलयन भी कहेगा हम भी द्रव हो जाएंगे। ठीक, ऐसी कहानी होती है। चलिए, ये बातें आप समझ गए हो, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल सर? समझते हैं विलेय और विलायक की कहानी। मान लो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 40% चीनी का जलीय विलयन है। चीनी का क्या है? जलीय विलयन है। ठीक है, तो 40% का मतलब भाई, प्रतिशत का मतलब तो समझते हो ना, 100 में 40। प्रतिशत का मतलब तो सभी बच्चे समझते हैं कि भैया जो चीज 100 में कैलकुलेट की गई हो। तो 40% का मतलब यह है कि सर यहां पे 40 ग्राम चीनी होगी, बिल्कुल सही।
और अगर 100 में 40 चीनी है तो भैया 60 ग्राम क्या होगा, जल होगा। बिल्कुल सही। तो पहली परिभाषा कहती है कि जो कम है वही विलेय है। बहुत अच्छी बात। और सर जो ज्यादा है वही तो विलायक है। बहुत अच्छी बात, मजा आ गई सर। यही बात तो हमने की थी, यही बात तो हमने की थी। बहुत अच्छी बात। लेकिन सर क्या हो कि अगर यहां पे 50-50 50-50 वाला मामला आ जाए, 50% चीनी का जलीय विलयन, कैसा आ गया सर, 50% चीनी का जलीय विलयन। तो सर अब आनंद आया कि नहीं आया? आएगा भैया, आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखो अब 50% का मतलब है कि सर 50 ग्राम चीनी, अब 50 ग्राम पानी। तो बोलिए सर 50-50% वाला मामला आ गया। तो एक बात बताइए यहां पे क्या हो जाएगा। तो अभी हमने लास्ट पॉइंट बताया, लास्ट पॉइंट हमने क्या बताया कि विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की होती है। तो अगर चीनी और पानी को मिलाओगे तो भैया चीनी और पानी को मिलाने पर जो विलयन बनेगा वो किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में रहेगा। वो किस अवस्था में रहेगा, वो द्रव अवस्था में रहेगा। तो अगर चीनी और पानी को मिलाने पर विलयन द्रव अवस्था में है, विलयन किस अवस्था में है, विलयन द्रव अवस्था में है, तो इसका मतलब क्या है भाई साहब कि जो विलायक है द्रव अवस्था, भाई ये पानी ही तो द्रव अवस्था में है और चीनी कैसा है, ठोस अवस्था में। और इन दोनों को मिलाने पर जो विलयन बनेगा, विलयन कैसा होगा, विलयन द्रव बनेगा। तो ये 50-50 केस में ये जो विलयन है द्रव बना, तो ये जो द्रव अवस्था में था यही विलायक था। ये तो कहानी तब के लिए जब आपके पास बुद्धि थोड़ा सा ज्यादा हो। तो क्या करें सर, बुद्धि ज्यादा हो तो ध्यान दो। क्या ध्यान दो कि जब भी हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते हैं तो पदार्थ की मात्रा के लिए हमेशा मोल टर्म का यूज करते हैं। यह बात आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है। केमिस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी तो आपने ये बात सीख रखी है कि सर जब भी हम केमिस्ट्री में पदार्थ की मात्राओं की बात करते हैं तो सर हम मोल टर्म की बात करते हैं, हम मोल में उसकी बात करते हैं। किस में बात करते हैं भाई साहब, मोल में बात करते हैं। तो इसका मतलब सर ये तो ग्राम में था, हम लोग किस में निकालेंगे, मोल में, और फिर आसानी से बता देंगे कौन विलेय कौन विलायक। तो आप हमेशा ही जब भी कैलकुलेट करो तो मोल निकालो। मोल क्या होता है, दिया गया भार और बटे अणुभार। तो चीनी का अणुभार लगभग, चीनी का अणुभार कितना होता है 342, और पानी का भार और पानी का जो अणुभार वो 18। तो 18 दूनी 36, 14 बचेगा, तो 18 8 144 लगभग 2.8। और इसको अगर देखोगे तो 5 7 35 लगभग 1/7। 1/7 का मतलब कितना होता है 0.1 और 4 लगभग। तो बताओ अब देखो ये इसके जल के मोल आए और ये इसके मोल आए, बताओ कौन कम कौन ज्यादा। चीनी ही तो कम है, पानी ही तो ज्यादा है, तो यही तो विलायक है और वही तो विलेय है। तो हमेशा ध्यान रखो भाई साहब, क्या ध्यान रखेंगे कि सर जब भी हम केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं ना, तब हम क्या करते हैं भाई साहब, हम हमेशा ही किसमें, मोल में डील करते हैं। तो 50-50 होता, चाहे यहां 70-30 होता, तो भैया 70 बटे ये 30 बटे ये लगभग 1.7, और ये लगभग 7 25 35, इस बार लगभग 1/5 लगभग 0.2। बताओ कौन ज्यादा, ये ज्यादा ना। अभी भी पानी विलायक है और चीनी ही विलेय है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, चुपके से हमने तुमको बताई और तुम किसी को ना बता देना, अपने अपने पास रखना। बोलो क्या इतनी बात समझ में आती है कि सर जो विलेय या विलायक होगा हम उसका मान हमेशा ही कैसे, मोल में देखेंगे। 70% हो, 50-50% हो तो ऐसे देख लेंगे। चलो हम बात करते हैं मोल वाली कहानी, तुम भूल गए। हमने कहा मोल वाली कहानी सर भूल गए, तो क्या करेंगे। तो भाई साहब ये देख लो, द्रव और ठोस को मिलाया तो विलयन बना द्रव। तो जो विलयन की अवस्था वो किसकी होती, विलायक ना। विलायक जिस अवस्था में रहता है वही तो विलयन की अवस्था होती है। विलायक जिस अवस्था में होता है वही तो विलयन की अवस्था। तो विलायक द्रव तो विलयन द्रव बना, तो जो द्रव में है वही विलायक हो जाएगा। ठीक है, बोले इतनी बात क्लियर है।
फिर से एक्सप्लेन करें, सिंपल सी कहानी है, एक छोटा सा टर्म है केमिस्ट्री में। जब पदार्थ की मात्रा की बात करते हो तो मोल शब्द की निकालते हो कहानी। तो 50-50 ग्राम दिया है तो 50 का अगर ग्राम भार को अणुभार से भाग दे दो, चीनी के मोल आ गए। ग्राम भार को अणुभार से भाग दे दो, पानी के मोल आ गए। जिसके मोल ज्यादा वो विलायक, जिसके मोल कम वो विलेय। क्योंकि हम लोग पदार्थ की मात्रा मोल में निकालते। केमिस्ट्री हमको 11th क्लास के पहले चैप्टर से ही सिखाती आई है भैया, मोल मतलब पदार्थ की मात्रा, मोल मतलब पदार्थ की मात्रा। तो अगर कभी पदार्थ की मात्रा बोली जाए तो मोल, पदार्थ की मात्रा बोली जाए तो मोल, बोलो यही तो होती है कहानी। तो मोल निकालो, जो कम वो विलेय, जो ज्यादा वो विलायक। मान लो तुम्हारे दिमाग में कभी स्ट्राइक नहीं किया, कभी दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि सर ऐसे भी करते हैं, ये वाला देख लो, ठोस और इसको मिलाया, जो विलयन बना वो कैसा बना, द्रव बना। तो जो विलायक द्रव अवस्था में होगा, जो पदार्थ द्रव अवस्था में होगा वही विलायक हो जाएगा। एमसीक्यू भी करा दीजिए, बिल्कुल अभी कराते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसा होता कुछ, सर थोड़ा सा और मजा आना चाहिए, हाँ थोड़ा सा और मजा आता है। देखो क्या होता, मान लो दोनों पदार्थ द्रव होते, मान लो कह दिया 40% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन। क्या कह दिया, 40% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन। सर ये कह दिया, बहुत अच्छी बात कह दिया इसने तो, इसने तो बहुत अच्छी बात कह दी। यहां समझ लो, वापस से दोबारा समझा देंगे, यहां भी समझ लो श्याम बेटा, समझ लो अब इस बार ध्यान से, है ना। तो 40% एथिल एल्कोहल का मतलब इस बार 40 ग्राम क्या है, एथिल एल्कोहल है। बहुत अच्छी बात है सर, मजा आ गया, ठीक है। और सर 60 ग्राम जल है। तो अभी भी हमको दिख रहा है कि जो कम है वही विलेय होगा, जो ज्यादा होगा वही तो विलायक होगा। बोलो क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है सर, समझ में आ गई। फिर एक बात और फिर से देखते हैं सर, 50-50 का मामला आ गया। सर 50-50 का मामला आ गया, अब बताइए कैसे करेंगे। अब बताइए, आपने तो कहा जो कम है वो विलेय और जो ज्यादा है वो विलायक। अब बताइए, दोनों तो बराबर हो गए, अब खेला होगा। तो खेला कैसे होगा भैया, ये है 50 ग्राम एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और 50 ग्राम ही जल है। तो अभी हम छोटी वाली बात बताते हैं, बड़ी वाली बात छुपाते हैं। छोटी वाली बात क्या है सर, छोटी वाली बात यह है कि इस बार ये भी द्रव है और सर ये भी द्रव है, और दोनों को मिलाएंगे। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमारा विलयन भी तो द्रव बनेगा। तो सर आपने तो कहा था बराबर में अवस्था देख लेना कि विलयन की जो अवस्था हो उसी अवस्था में जो पदार्थ होगा वो विलायक बन जाएगा। इस बार तो विलयन भी द्रव है और दोनों पदार्थ क्या है भैया, दोनों के दोनों पदार्थ द्रव ही हैं। तो सर अब बताइए, अब तो मामला फंस गया। तो भैया अभी हमने आपको एक और कहानी सुनाई थी, कौन सी कहानी, वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक की कहानी। याद है कि भूल गए? जल का वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक सबसे ज्यादा, फिर तुलना करें तो एल्कोहल का, फिर तुलना करें तो एल्कोहल का मतलब ROH लिख दो, फिर ईथर का, ऐसा होता है कुछ। तो इसका मतलब जिसका द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा वो विलायक, जिसका कम वो विलेय। तो भैया जल का ज्यादा है द्विध्रुव स्थिरांक, तो ये क्या होगा, विलायक। और ये क्या होगा, जिसका कम है वो विलेय। सर मजा नहीं आई, ऐसा बात बताइए जो हमेशा काम आए। ये मात्रा उत्रा देख के, अवस्था अवस्था देख के, ये द्विध्रुव स्थिरांक याद रख के मजा नहीं आ रही। कुछ ऐसा बताइए जो हमेशा काम आए। तो बेटा ऐसा समझिए, ये एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र, अब हम इसको यहां से सब रफ कर देते हैं। अब ऐसा समझिए कि भाई इनका हमने क्या कहा, केमिस्ट्री में जब बात होती है तो मोल्स की 342 कैसे लिखे थे बता दे रहे बेटा। देखो ये है चीनी C12H22O11, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 बरहियम 144, एक हाइड्रोजन का एक, तो 22 एकम 22, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 गरहियम 176। इन सबको जुट डालो, तो जुट डालोगे तो भैया मिलेगा 342। कितना मिलेगा, 342। तो भाई ये चीनी का अणु भार था। अब जैसे यहाँ पे एथिल अल्कोहल है, फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, कार्बन 2 है तो 12 दूनी 24, हाइड्रोजन 6 है तो 5 1 6, ऑक्सीजन 1 का 16, तो जोड़ोगे तो आएगा 46। तो भैया देखो ये है ग्राम भार 50,
तो इसका मोल निकालो। इसका मोल क्या है, ग्राम भार 50 बटे अणु भार 46, तो लगभग 10/9, लगभग 1.1 के समथिंग ये वैल्यू आएगी। और जल का देखो, जल का ग्राम भार 50, और भाई जल होता है H2O, इसका अणु भार 1 हाइड्रोजन के 1, तो 2 का 2, तो ऑक्सीजन 16, तो जल का अणु भार 18, इसको निकालोगे तो 18 दूनी 36 और 18 ढाई में 144, लगभग 2.8। देखो जब भी हमने क्या कहा, केमिस्ट्री में पदार्थ की मात्रा हमेशा मोल में निकालो। किसमें निकालो, मोल में। तो अब बताओ ये मोल है, ये क्या है, मोल। किसके मोल ज्यादा, जल के मोल ज्यादा, तो जिसके मोल ज्यादा वही तो विलायक, जिसके पदार्थ की मात्रा ज्यादा वो विलायक, जिसका कम वो विलेय। यही बात तो कब से कहते आ रहे हैं। तो जब भी पदार्थ की मात्रा निकालो हमेशा मोल की बात करो। मोल ज्यादा तो पदार्थ की मात्रा ज्यादा, मोल कम तो पदार्थ की मात्रा कम, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें समझ गए होंगे। हाँ, तो 2-4 क्वेश्चन विलयन से संबंधित कर लेते हैं, और आज की क्लास में तो वर्गीकरण हो नहीं पाएगा, तो वर्गीकरण वाला टॉपिक फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो इससे संबंधित हैं देख लेते हैं। क्या क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। आपकी स्क्रीन पर थोड़ा सा आ जाओ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से दे दें। तो विलयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, विलयन के भाग भी पढ़ लिए हैं। तो अब यहां पर आप देखिए ध्यान से, इसका क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा विलयन के 2 मुख्य घटक कौन होते हैं, विलयन के 2 मुख्य घटक कौन होते हैं। तो अभी आपने बड़े प्यार से समझा था कि सर विलयन के 2 चीजें घटक होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, और जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तभी तो हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। बहुत अच्छी बात है। तो भैया विलेय प्लस विलायक बनेगा विलयन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सभी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं सी, सभी बच्चे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। अब सबका नाम तो नहीं पढ़ सकते, चैट इतना ज्यादा तेजी से जा रहा। गौरव, शिखा, वकार, सिंटू, फन फेयर, नीट वाला, राजपूत, श्याम प्रेमी, गौरव, वकर आलम, अंशिका, खान भाई, निशु सिन्हा, जो भी बच्चे हैं जिन्होंने सी आंसर दिया सब लोग बड़े प्यारे, और लगभग सभी बच्चों ने सी ही आंसर दिया, सभी बच्चे बड़े प्यारे प्यारे। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है नमक को पानी में घोलने पर प्राप्त होने वाला विलयन है। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, नमक को पानी में घोलने पर प्राप्त होने वाला विलयन होता है। तो जब आप नमक को पानी में घोलोगे तो एक बात बताओ, नमक है ठोस, पानी है द्रव, और अभी हमने क्या बताया था, जब नमक को पानी में घोलोगे तो बनेगी द्रव अवस्था, और द्रव अवस्था बनेगी तो विलयन कैसा होगा, द्रव विलयन ही तो होगा। तो यहां पर भी आंसर कौन सा है, यहां पर भी आंसर है डी, ठोस द्रव विलयन। भाई पानी में नमक, द्रव में ठोस, तो ठोस और द्रव, इसका होगा डी, सी नहीं बेटा, डी होगा। द्रव द्रव विलयन तब होता है जब द्रव को द्रव में मिलाते। यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। नमक है ठोस, पानी है द्रव, तो यहां पे हम ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। तो ये क्या है, ठोस द्रव विलयन है। ये कैसा है, ठोस द्रव विलयन है। बोलिए, ये आपका ठोस द्रव विलयन है। बिल्कुल 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 बेटा, ये ठोस द्रव विलयन है। ये कैसा है, ठोस द्रव विलयन है। बिल्कुल सभी बच्चों का डी, बड़े प्यारे बच्चे हैं, कितने सुंदर सुंदर डॉक्टर भविष्य वाले हैं। सब सही आंसर, डी फॉर डॉक्टर, वाह क्या बात है, सभी का आंसर बिल्कुल प्यारा है, बड़ा मजा आ रहा। चलो तो यही देखते हैं, ये एक और क्वेश्चन। ये अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि भाई साहब सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है। जल्दी से इसका आंसर दे, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक किसे कहा जाता है। डी 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 डी, वाह क्या बात है, डी बिल्कुल सही बेटा। अगेन डी फॉर डॉक्टर, बिल्कुल। सार्वत्रिक विलायक कौन है, जल, क्योंकि इसका जो वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक है वो क्या है, सबसे ज्यादा होता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि जिसका वैद्युत द्विध्रुव स्थिरांक ज्यादा वो सार्वत्रिक विलायक, वही कौन है, जल ही तो है। जल है तो कल है, तो जल ही तो है, तो जल हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। और एक क्वेश्चन ये भी है, ये शर्करा को जल में, शर्करा मतलब जानते हो ना चीनी, शर्करा मतलब क्या, चीनी, शुगर। तो शर्करा को जल में घोलने पर प्राप्त होने वाला विलयन कैसा होता है? शर्करा को जल में घोलने पर प्राप्त होने वाला विलयन कैसा होता है? जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो कैसा विलयन बनता है? इसका आंसर नहीं, कोलाइड क्यों दे रहे हो भाई साहब? आंसर, आंसर सी, 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 बिल्कुल। ए नहीं, ए तो कोलाइड विलयन हो गया ना। अभी हमने बताया था शरबत एक वास्तविक चीनी को पानी मिलाओ, शरबत बनाओ, और कैसा मिश्रण बनेगा? समांगी ना। क्या चीनी पानी में घोलने के बाद अलग देख सकते हो? समांगी मिश्रण बनेगा ना। और समांगी मिश्रण मतलब क्या? वास्तविक विलयन ना। समांगी मिश्रण मतलब क्या? वास्तविक विलयन बनेगा। कैसा विलयन बनेगा? वास्तविक विलयन बनेगा बेटा। कैसा बनेगा? वास्तविक विलयन। तो आपका ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। सी, 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 यस, सी वाला, नॉट डी वाला। गैस विलयन मतलब जहां पर कम से कम एक गैस तो होती। गैस कहां है? दोनों, एक ठोस है एक द्रव है। कोलाइड मतलब विषमांगी मिश्रण। जो कोलाइड समांगी नहीं होता, कोलाइड विषमांगी होता है। निलंबन भी विषमांगी होता है ना। हाँ, देनी रहेगी दवा अलग तो दे देंगे। अरे अभी सीख रहे हो तुम लोग, अभी तो लर्निंग पेज में हो, पढ़ लोगे अच्छे से, सीख लोगे तब तो डॉक्टर बनोगे ना। अब अभी से डॉक्टर बन जाओ, हैं? अभी से तो लगा लो झोला छाप डॉक्टर, और केमिस्ट की दुकान बाहर खोल लो। सर हम तो अभी से प्रैक्टिस करने लगे, क्योंकि आपने कहा था कि जो बनना है वो सोच में लाओ, तो अभी से हम डॉक्टर बनने की सोच बना रहे हैं और मोहल्ले वालों को दवाई देना शुरू कर दी है। तो ऐसा ना करना, पहले पढ़ो अच्छे से, नीट में सिलेक्शन लो, फिर 5 साल की डिग्री लो, उसके बाद प्रैक्टिस करना। अब पता चला सर जो सोच होती है वही तो होता है, तो अभी से बन जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, सी आंसर इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्या हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है विलयन से संबंधित। ये रहा, कह रहा सभी विलयन होते हैं, अगर वास्तविक विलयन है तो कैसा होगा? वास्तविक विलयन है तो कैसा होगा? सभी विलयन होते हैं, तो इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए बेटा। सभी विलयन होते हैं, कैसे होते हैं? सभी विलयन होते हैं, कैसे होते हैं? सभी विलयन कैसे होते हैं? ए ए ए ओके, पारदर्शी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चों का, ए ए ए, पारदर्शी होते भाई साहब। सभी विलयन ठोस कहां होंगे भाई? अरे यार तुम भी लोग डी डी दे देते हो। ये डी, सी और बी वाले कैसे हैं बताओ? शरबत कौन सा ठोस विलयन है? ठोस नहीं है ना भाई, द्रव है। विलयन जो है वो पारदर्शी होते सामान्यतः। हम लोग यहाँ कौन से विलयन पढ़ रहे हैं? द्रव विलयन। हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर में किसका डिस्कशन हो रहा है? द्रव विलयन। इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं किसके ऊपर पढ़ने वाले हैं? द्रव विलयन की। तो द्रव विलयनों की अगर हम बात करें तो कैसे होंगे? पारदर्शी हैं। कैसे हैं? पारदर्शी हैं। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए और देखते हैं क्या इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है। नींबू पानी में विलेय क्या है? अरे नींबू पानी में विलेय क्या है? जल, चीनी, बर्फ, नींबू का छिलका। अरे विलायक क्या है पूछ ले। नींबू और पानी में विलायक क्या है? ये लो, नींबू और पानी में विलायक क्या है? विलेय नहीं, विलायक। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन। नींबू और पानी में विलायक क्या है? तो भाई नींबू और पानी में विलायक कौन है? नींबू और पानी में विलायक होगा जल, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन, ए वाला बिल्कुल सही। ए ए ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई साहब। ए वाला आंसर, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। और देख लेते हैं क्या कुछ है, नहीं तो आज की क्लास में सेवा आपकी क्या होगी? समाप्त। एक ये भी देख लो, ये कह रहा पानी में चीनी घोलने पर, ध्यान से सुनना, पानी में चीनी घोलने पर कौन सी क्रिया होती है? क्या कोई रासायनिक परिवर्तन होता है? क्या भौतिक परिवर्तन होता है? संगठन, विघटन? क्या कह रहा है बताओ इसका आंसर। कह रहा है कि पानी में जब चीनी घोल देते हैं तो वो कैसी क्रिया है? पानी में चीनी घोलना कैसी क्रिया है? पानी में चीनी का घोलना भाई साहब भौतिक परिवर्तन है। पानी में चीनी घोलोगे तो क्या कोई नया पदार्थ बनेगा? क्या नहीं ना। रासायनिक परिवर्तन का मतलब जहां पर कोई नया पदार्थ बन जाए अभिक्रिया के दौरान। पानी में चीनी घोले, शरबत बना, चीनी का टेस्ट उसमें है। रासायनिक परिवर्तन में पुराने कणों का गुण बदल जाता है, पुराने अवयवों का कोई गुण नए गुण में नहीं रहता है ना। तो यहां पे ऑप्शन बी होगा।
पानी में चीनी घोल दिए, बस भौतिक परिवर्तन ही तो घुल गया, विलय हो गया, तो इसका आंसर होगा बी। ए नहीं होगा बेटा, ए वाले ध्यान दें, बी होगा, भौतिक परिवर्तन है। ये देखो छोटी छोटी बातें, अभी बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अरे इतनी छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हैं, ये देखो ये छोटी बात है, एकदम घूम गया दिमाग, बी है। हाँ, तो सभी चीज लिए सभी को ध्यान में रख के चलेंगे, सारी छोटी चीजें समझते चलो। इसका आंसर होगा बी। फिर ए दे रहे हो तुम लोग आंसर, ए नहीं बी है, क्या है बी, भौतिक परिवर्तन। हाँ, कह रहा विलयन का एक उदाहरण दीजिए जिसमें गैस विलेय हो और द्रव विलायक हो। तो देख लो कौन सा विलयन है जिसमें गैस विलेय है और द्रव विलायक है। तो यहां अगर देखिए हम ही बता देते हैं इसका आंसर, भैया अमोनिया गैस है और जल जो है वो द्रव है। तो विलेय कौन है, गैस, और विलायक कौन है, द्रव। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, वायु में दोनों ही गैस और गैस का मिश्रण होता है। अभी हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, फिर से इसको बता देंगे। द्रव द्रव होता है, द्रव द्रव होता है ना। तो गैस और जल कौन है, अमोनिया जल, उसमें गैस और द्रव है। हाँ ठीक है, तो क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हैं? तो क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हैं? तो अगर इतनी बातें सभी को क्लियर हैं तो भाई साहब आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग शुरू से अभी लास्ट तक क्लास में बने रहे और आपने सारी क्लास ध्यान से पढ़ी, सारी चीजें ध्यान से समझे। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, क्या आपको आज की क्लास में जो भी चीजें पढ़ाई गई या आपकी क्लास से संबंधित जो भी चीजें बताई गई, क्या सभी को सारी बातें क्लियर हैं? क्या सभी को सारी बातें क्लियर हैं? बोलिए, सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग टाटा बाय बाय गुड नाइट करेंगे। तो अभी एक बार सभी लोग, कल भी क्लास नहीं, कल बेटा ऐप पर क्लास रहेगी। रियली हम सोचा था इतनी पढ़ाएंगे, धन्यवाद बेटा, इतना ही अच्छा और इससे भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे। आप लोग बस क्लास में रेगुलरिटी बनाए रखिए, क्लास कोई भी मिस मत करिए। एक भी क्लास मिस करेंगे तो आनंद की कमी हो जाएगी जीवन में। तो आनंद लेते रहना है तो क्लास रेगुलर करना है, समझ रहे हो बात को? हाँ ठीक है, चलिए। नहीं, ये लक्ष्य नीट 2.0 हिंदी मीडियम 2026 बैच है। एक्सीलेंट क्लास, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल डेली क्लास करिए, आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एकदम प्यार हो जाएगा, मक्खन जैसी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन जब करेंगे तो आपसे क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे, इस बात की गारंटी है। तो इसलिए टाइम टू टाइम क्लास में आइए, लाइव क्लास अटेंड करिए, सारी चीजें करिए। तो कल से हम लोग की जो क्लासेस होंगी वो ऐप पर होने वाली हैं। तो आज की क्लास यहीं पर करते हैं खत्म। सभी बच्चे रेगुलर रहेंगे, डिसिप्लिन में साथ पढ़ाई करेंगे और अच्छे से मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर, ऐप पर लाइव क्लास में। तब तक के लिए सभी बाय बाय गुड नाइट, फिर मिलते हैं, सभी लोग ध्यान रखिएगा।